जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं धर्मराज कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीएस से प्रारंभ जीएस विद धर्म में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों हम लोग करंट अफेयर का कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को देखेंगे दोस्तों, जो आने वाले एग्जाम के लिए आपके लिए क्या है, महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों। जो हमारे कुछ टॉपिक बच चुके थे उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। तो आज दोस्तों हम शुरू करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संस्थान एवं संगठन के बारे में। ये अंतर्राष्ट्रीय संस्थान और संगठन जो है दोस्तों, इसको यहाँ पर तो हम संक्षिप्त रूप में जान रहे हैं, लेकिन दोस्तों इसको आपको विस्तृत रूप में पढ़ाएंगे जब आपको स्टैटिस्टिक्स जी के पढ़ाएंगे दोस्तों। तब सभी संस्थान के बारे में बताएंगे, क्या कारण थे उसके, क्यों बने थे, ये सारी चीज़ों के बारे में तो जानना जरूरी आपके लिए है, ताकि आपको ये सभी चीज़ें दोस्तों आसानी से याद हो सके। तो चलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा आपको इसकी जानकारी दे देंगे। जैसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसको ILO दोस्तों कहते हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जिसकी स्थापना दोस्तों 1919 में हुई थी। इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ है, जिनेवा में है। याद रखिएगा 1919 में दोस्तों बना था, जब आपका दोस्तों उस समय आपका आंदोलन चल रहा था, मजदूर आंदोलन चल रहा था दोस्तों। वहाँ पर याद रखना है तो आप याद रखिएगा, जब रॉलेट एक्ट दोस्तों आया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड जिस समय हुआ था, उस समय इसकी जो स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। और आप अखिल भारतीय कांग्रेस संगठन का नाम सुने होंगे, ये मजदूर संघ का यूनियन बना था दोस्तों। AITUC का नाम सुनेंगे दोस्तों। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का नाम सुने होंगे, उसी समय 1920 में, तो उसके एक साल पहले तो यह स्थापित होता है। इसके अध्यक्ष के बारे में बात करेगा या महानिदेशक के बारे में दोस्तों, या महासचिव बोलिए तो गिलबर्ट याद रखिए, गिलबर्ट हैंगबो दोस्तों क्या है, इनके आपके महासचिव है, ये ध्यान दीजिएगा। और इसमें दोस्तों 187 देश है, 187वां देश जो बना नया, वो क्या है, टोंगा, जिसका नाम है दोस्तों। ये आपका ये ध्यान दीजिएगा। ये अगर याद नहीं भी हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये याद रखना है कब स्थापित हुआ था, कब इसका मुख्यालय है। जो इंपॉर्टेंट होगा उसका महासचिव का भी नाम याद रखिए। जैसे इंटरनेशनल दोस्तों इंटरपोल, जिसको हम लोग इंटरनेशनल पुलिस के नाम पे जानते हैं, इसकी स्थापना दोस्तों 1923 में हुई थी। लियोन्स दोस्तों क्या है दोस्तों, इसकी मुख्यालय है, फ्रांस में एक शहर है लियोन्स दोस्तों, यहाँ पर उसका मुख्यालय है। इसके महासचिव दोस्तों कौन है, तो जुर्गेन स्टॉक क्या है दोस्तों, इसके महासचिव है। इसमें 194 देश है दोस्तों। जो 194 जो नवीनतम देश इसका बना है वो है किरीबाती दोस्तों। किरीबाती जो आपको ऑस्ट्रेलिया महादेश में देखने के लिए मिलेगा दोस्तों, जो प्रशांत महासागर में पड़ता है। ये आगे है आपका राष्ट्रमंडल दोस्तों, जिसको कॉमनवेल्थ बोलते हैं। तो इसकी स्थापना दोस्तों 1931 में हुई थी। भारत अगर बोले कि ये राष्ट्रमंडल में कब शामिल हुआ दोस्तों, तो 1934 में दोस्तों क्या हुआ, ये राष्ट्रमंडल में दोस्तों क्या हुआ था दोस्तों, ये शामिल हुआ था। इसको ध्यान दीजिएगा, 1934 में राष्ट्रमंडल दोस्तों जो है आपका, इसके लिए खेल भी होता है राष्ट्रमंडल खेल, कॉमनवेल्थ गेम भी हम सुने होंगे, तो 1934 में तो ये शामिल हुआ था। लंदन में दोस्तों इसका क्या है दोस्तों, मुख्यालय है। और इसके महासचिव बोलेगा तो सर्लिन बोचावे दोस्तों क्या है, इसके महासचिव है। और इसमें 56 दोस्तों क्या देश है। UNO का नाम सुने होंगे, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद दोस्तों 1945 में 24 अक्टूबर 1945 दोस्तों क्या बना था, UNO बना था, कि कभी विश्व में दोस्तों ऐसा युद्ध फिर दोबारा ना हो, इसको रोकने के लिए दोस्तों ये UNO बना था, संयुक्त राष्ट्र संघ। इसका मुख्यालय दोस्तों क्या है, न्यूयॉर्क में दोस्तों, अमेरिका की वित्तीय राजधानी जो है वहाँ पर। और इसका वर्तमान में दोस्तों जो आपके महासचिव हैं वो कौन है आपके, तो एंटोनियो गुटेरेस दोस्तों, कहाँ के, पुर्तगाल के हैं। और इसमें दोस्तों आपको देश का नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है, 193 याद रखिएगा। और जो 193वां देश बना है दोस्तों, दक्षिण सूडान। कौन बना है, दक्षिण सूडान दोस्तों बना है, जो एक अफ्रीकी देश है दोस्तों, इसको भी ध्यान रखना है आपको। आगे हम लोग आते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोलते हैं दोस्तों। ये 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। आपका वाशिंगटन DC दोस्तों इसका मुख्यालय है, अमेरिका की जो राजधानी है, USA की राजधानी। और क्रिस्टीना जॉर्जिवा दोस्तों क्या है, इसके महासचिव या महानिदेशक बोलिए, अध्यक्ष बोलिए। और 191 दोस्तों क्या है, इसमें देश है। और लिंकस्टीन दोस्तों क्या है, इसमें जो 191वां देश जो बना है वो है दोस्तों ये। इसका ये भी देश का नाम याद रखिएगा। UNO का अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, उसके बाद दोस्तों वर्ल्ड बैंक जो है आपका, विश्व बैंक, उसको ये भी 1945 में बना, दोनों साथ साथ में बने थे। और इसका मुख्यालय दोस्तों क्या वाशिंगटन में है। और इसके अध्यक्ष कौन है दोस्तों, भारतीय अमेरिकी है, अजय बंगा दोस्तों क्या है इसके अध्यक्ष है। इसमें 189 दोस्तों देश है। जो लास्ट नवीनतम देश बना इसमें सदस्य है नॉर्वे। कौन है दोस्तों, नॉर्वे, ये ध्यान दीजिएगा। आगे है आपका खाद्य एवं कृषि संगठन दोस्तों, जिसको FAO के नाम पे जानते हैं, फूड एंड एग्रीकल्चर दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। इटली की राजधानी रोम में दोस्तों इसका मुख्यालय है। और क्यू डोंगियो दोस्तों क्या है, इसके आपके अध्यक्ष है अभी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय दोस्तों जो क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ का दोस्तों एक अंग है। संयुक्त राष्ट्र संघ का एक यही जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है दोस्तों, इसको छोड़कर जितने भी अंग है सभी का मुख्यालय दोस्तों आपको मिलेगा आपके न्यूयॉर्क में ही। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ है, नीदरलैंड में दोस्तों एक जगह है, शहर है, उसका नाम हेग है दोस्तों। ये भी स्थापित हुआ था 1945 में ही। तो हेग में दोस्तों इसका क्या है दोस्तों, आपका मुख्यालय है। और इसके अध्यक्ष बोलेगा तो यूजी ईसा सावा दोस्तों क्या है, इसके आपके अध्यक्ष हैं, ये ध्यान दीजिएगा। यूनेस्को के बारे में, जिसका मुख्यालय दोस्तों पेरिस में 1945 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। और आंद्रे अजोलो दोस्तों क्या है, इसके आपके
अध्यक्ष है, इसका नाम याद रखिएगा। यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं दोस्तों। ये आपसे प्रश्न पूछा भी था बिहार पुलिस में, इसका फुल फॉर्म। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष दोस्तों, जिसको यूनिसेफ के नाम पर जानते हैं, इसकी स्थापना 1946 में न्यूयॉर्क में दोस्तों इसका मुख्यालय है। और प्रमुख इसके हैं जो अध्यक्ष कैथरीन रसेल दोस्तों क्या है इसके आपके अध्यक्ष हैं, ये ध्यान दीजिएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन दोस्तों, जिसका स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था, इसका मुख्यालय जिनेवा में है। इसलिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, हर 7 अप्रैल को, हर साल 7 अप्रैल को विश्व वर्ल्ड हेल्थ डे के नाम से दोस्तों हम लोग मनाते हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो WHO की स्थापना कब हुई थी। और टेड्रोस अधानोम दोस्तों क्या है इसके अध्यक्ष है, इनका भी नाम याद रखिएगा। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन दोस्तों, जिसको OECD के नाम पर जानते हैं, 1961 में दोस्तों स्थापित हुआ था पेरिस में, फ्रांस की राजधानी में इसका मुख्यालय दोस्तों। और महासचिव इसके हैं माथियास कॉर्मन दोस्तों क्या है इसके महासचिव है, ये ध्यान दीजिएगा। नाटो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नाटो ये दोस्तों 1949 में क्या होता है, ये संगठन बनता है जब शीत युद्ध का दोस्तों दौर शुरू होता है 1945 के विश्व युद्ध के बाद, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद दोस्तों अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में। तो नाटो का दोस्तों एक सैनिक संगठन रहता है नाटो, जिसका मुख्यालय दोस्तों ब्रुसेल्स में रहता है। बेल्जियम की जो राजधानी है दोस्तों ब्रुसेल्स, वहाँ पर इसका मुख्यालय है। और अभी वर्तमान इसके महासचिव दोस्तों मार्क रूटे हैं। कौन है, मार्क रूटे। और इसमें दोस्तों 32 कितने हैं देश में दोस्तों, याद रखिएगा 32 देश है। और जो 32वां देश बना है दोस्तों, कौन बना है सदस्य इसका, तो स्वीडन दोस्तों इसका सदस्य बना है, ये भी आपको ध्यान देना है। आगे हम लोग बात करते हैं, नाटो हमारा हो गया। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त के बारे में बात करते हैं दोस्तों। ये 1950 में गठित हुआ था ये, और जिनेवा में दोस्तों इसका मुख्यालय है। और उच्चायुक्त कौन इसके, तो फिलिपो ग्रांडी दोस्तों इसके क्या है आपके उच्चायुक्त, मतलब या अध्यक्ष बोल सकते हैं। यूरोपीय संघ के बारे में बात करेगा तो इसका स्थापना दोस्तों 1958 में हुआ था, ब्रुसेल्स में दोस्तों इसकी राजधानी, मतलब ब्रुसेल्स में मुख्यालय है, बेल्जियम में ही। और उर्सुला वॉन डेर लियन दोस्तों क्या है इसके आपके अध्यक्ष हैं, ये ध्यान दीजिएगा। ओपेक दोस्तों 1960 में दोस्तों इसकी स्थापना होती है। और ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में दोस्तों क्या है इसका मुख्यालय है। और महासचिव इसके हैथम अल घीस दोस्तों क्या है महासचिव है। और इसमें 12 दोस्तों क्या है आपके सदस्य देश हैं, ये ध्यान दीजिएगा। गुट निरपेक्ष आंदोलन दोस्तों, जो शीत युद्ध का दौर चल रहा था, तो कुछ ऐसे देश थे जो ये दोनों गुट में शामिल नहीं होते, मतलब सोवियत संघ का और अमेरिका के गुट में शामिल नहीं होते, वो तटस्थ रहते हैं, मतलब अलग थलग रहते हैं दोस्तों। तो इस जो संगठन बना था ये 1961 में बना था दोस्तों, जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी, वहाँ पर इसका मुख्यालय दोस्तों। और इल्हाम अलीयेव दोस्तों क्या है इसके अभी आपके अध्यक्ष हैं। और 120 दोस्तों क्या है इसके सदस्य हैं। भारत दोस्तों इसका संस्थापक सदस्य रहा, ये भी ध्यान दीजिएगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल दोस्तों, तो 1961 में इसकी स्थापना हुई थी, लंदन यूके में दोस्तों इसका मुख्यालय है। और महासचिव एग्नेस कैलमर्ट दोस्तों क्या है इसके आपके महासचिव है। अंकटाड की अगर बात करें तो 1964 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई है, जिनेवा में इसका मुख्यालय है दोस्तों। और महानिदेशक बोलेगा तो रिबेका ग्रीन स्पेन दोस्तों क्या है इसके आपके महानिदेशक है। वहीं UNDP के बारे में बात करेंगे, जो इसकी स्थापना 1965 में दोस्तों होती है, यह ध्यान दीजिएगा। 1965 में UNDP की स्थापना न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। और अचीम स्टेनर दोस्तों क्या है इसके अभी अध्यक्ष हैं UNDP। वहीं बात करेंगे एशियाई विकास बैंक के बारे में दोस्तों हम लोग, तो 1966 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। और फिलीपींस की राजधानी जो मनीला दोस्तों, वहाँ पर इसका मुख्यालय है। और मसातो कांडा दोस्तों क्या है इसके भी अध्यक्ष हैं। कुल इसमें दोस्तों 69 देश हैं। और इजराइल इसका सदस्य देश बना है, जो नवीनतम है दोस्तों। न्यू डेवलपमेंट बैंक दोस्तों NDB की स्थापना 2014 में हुई है, संघाई में दोस्तों इसका मुख्यालय है, जो चीन का दोस्तों एक शहर है। और अध्यक्ष इसके हैं डिल्मा रूसेफ दोस्तों, इसके क्या है दोस्तों, इसमें कुल 9 सदस्य हैं। और 9वां जो बना अल्जीरिया दोस्तों बना है। आसियान के बारे में अगर हम बात करें तो ये 1967 में स्थापित होता है, इंडोनेशिया जकार्ता में ही दोस्तों इसका मुख्यालय है। और महासचिव के बारे में बोलेगा तो काओ किम हाउन दोस्तों क्या है इसके आपके महासचिव हैं। और इसमें दोस्तों अभी 11वां सदस्य बना है पूर्वी तिमोर, पहले दोस्तों इसमें क्या थे 10 सदस्य थे, ये भी ध्यान दीजिएगा। पूर्वी तिमोर इसका 11वां सदस्य बना है। सार्क के बारे में दोस्तों, तो सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन दोस्तों, तो 1985 में बनता है राजीव गांधी के समय। काठमांडू में दोस्तों क्या है इसका मुख्यालय है, नेपाल की राजधानी काठमांडू में। और महासचिव दोस्तों कौन है, तो मोहम्मद गुलाम सरवर दोस्तों। इसमें कुल 8 देश है दोस्तों, जितने भी आपके पड़ोसी देश दिख रहे हैं भारत के वो हैं, जैसे अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, आपके म्यांमार को छोड़ करके, याद रखिए म्यांमार इसमें नहीं, म्यांमार आपका आसियान में है। मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका दोस्तों, इसको याद रखिएगा, आपसे कभी ऑड में छाटने के लिए दे देगा। आगे बात करते हैं हम लोग G15 के बारे में। G15 दोस्तों बना है ग्रुप ऑफ 15 दोस्तों, ये 1989 में बना है, जिनेवा में इसका मुख्यालय है। ये विकासशील देशों का दो संगठन, इसमें 17 देश दोस्तों हैं। एपेक के बारे में बात करें तो ये भी 1989 में बना है, सिंगापुर में इसका मुख्यालय है। और प्रयुक्त चान ओ बोंगसुआन दोस्तों क्या है इसके अध्यक्ष हैं। वहीं बात करें संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार
परिषद UNHRC का। तो 2006 में दोस्तों ये स्थापित हुआ है, जिनेवा में इसका मुख्यालय है। फेडरिको विलगाफ दोस्तों क्या है इसके अध्यक्ष हैं। पुलिस में 45 देश दोस्तों हैं। 47वां देश जो बना है वो चेक गणराज्य बना, उसका सदस्य बना है। विश्व व्यापार संगठन के बारे में बात करेंगे, WTO के बारे में। तो पहले दोस्तों इसका नाम जब स्थापित हुआ था इसका नाम GATT था, याद रखिएगा GTT GATT 1948 में इसको स्थापित हुआ था। लेकिन बाद में दोस्तों क्या किया गया, इसको इसी GATT को दोस्तों परिवर्तित करके 1995 में विश्व व्यापार संगठन के बारे में दोस्तों विश्व व्यापार संगठन दोस्तों बना दिया गया। 1995 में स्थापित हुआ, जिनेवा में इसका मुख्यालय दोस्तों। और भारत दोस्तों का संस्थापक सदस्य रहा है, याद रखिएगा। और ये नागोजी अंकोजो-इवेला दोस्तों ये प्रथम महिला इसके क्या है अध्यक्ष है, ये भी ध्यान दीजिएगा इनका नाम। और 166 दोस्तों क्या है आपके सदस्य इसमें है। और जो 167वां मतलब कि सबसे अंतिम जो सदस्य देश बना है 166वां दोस्तों वो बना है आपका तिमोर लिस्टे दोस्तों, ये याद ध्यान दीजिएगा। SM ये दोस्तों बना है आपका 1996 में, जो ब्रुसेल्स जो बेल्जियम की राजधानी वहाँ पर इसका दोस्तों मुख्यालय है। इसमें दोस्तों क्या है आपके 51 राष्ट्र हैं और 2 दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय संगठन है दोस्तों इसके सदस्य के रूप में। बिम्स्टेक के बारे में बात करें तो 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। और ढाका में दोस्तों क्या है इसका मुख्यालय है। हमारे पश्चिम इसका क्या है इंद्रमणि पांडे दोस्तों। इसमें 7 देश है, याद रखिएगा 7 देश कौन कौन है, याद रखिएगा, ये कभी कभी आपसे पूछता है। जैसे B से बांग्लादेश, I से इंडिया हो गया, M से म्यांमार हो गया, S से श्रीलंका हो गया, T से थाईलैंड हो गया, नेपाल भी दोस्तों क्या है इसका आपका सदस्य देश है, इसको भी याद ध्यान रखिएगा। शंघाई सहयोग संगठन दोस्तों 2001 में बना था आपका, बीजिंग क्या है इसका मुख्यालय है। और इसके महासचिव अभी कौन है, जांग बिंग दोस्तों, जो चीन के रहने वाले हैं। इसमें कुल दोस्तों 10 सदस्य हैं। और जो दफा सदस्य बना कौन बना, बेलारूस दोस्तों बना है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के बारे में बात करें जिसको हम ICC के नाम पर जानते हैं, 2002 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। हेग नीदरलैंड में उसका मुख्यालय है। पियोत्रो हॉफमैन्स्की दोस्तों क्या है इसके अभी अध्यक्ष हैं। अफ्रीकी संघ अफ्रीकी यूनियन के बारे में बात करेंगे तो 2002 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई। अदीस अबाबा इथोपिया की राजधानी अदीस अबाबा में दोस्तों इसका मुख्यालय है। और महानिदेशक कौन भी है तो पॉल कांग में दोस्तों इसके अभी महानिदेशक है। इप्सा के बारे में बात करेंगे दोस्तों तो 2004 में दोस्तों क्या हुआ, यह स्थापित हुआ है। और लुगाने स्विट्जरलैंड दोस्तों क्या इसका मुख्यालय है। इसमें कुल अभी कितने देश हैं दोस्तों, 3 देश हैं, भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका। भारत है, ब्राज़ील है और दक्षिण अफ्रीका, याद रखिएगा। इसी से याद रखिएगा इंडिया हो गया, ब्राज़ील हो गया और साउथ अफ्रीका हो गया। ये इप्सा इसी से मतलब कि 3 देशों का दोस्तों ग्रुप बना हुआ है। ब्रिक्स के बारे में बात करेंगे तो पहले जब बने था दोस्तों ये 5 देश इसमें थे। 2009 में दोस्तों स्थापना हुई थी। शंघाई में उसका क्या मुख्यालय है। और सरगेई रायाबकोव दोस्तों की मुख्यालय मतलब इसके अध्यक्ष हैं। और 10 दोस्तों इसमें अभी सदस्य देश हैं, ये ध्यान देने वाली बात है। 10वां जो बना आपका इंडोनेशिया दोस्तों इसका सदस्य बना है। ब्रिक्स में देखिए 5 जो स्थापित हुआ था, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका दोस्तों, ये आपके स्टार्टिंग में थे। फिर 5 दोस्तों अभी सदस्य जुड़े हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन दोस्तों एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसका मुख्यालय दोस्तों हमारे भारत में है। ये दोस्तों स्थापित होता है 2015 में, गुरुग्राम हरियाणा में इसका मुख्यालय है। और महानिदेशक कौन है इसके तो आशीष खन्ना दोस्तों महानिदेशक है। इसमें 105वां मतलब 105 देश है। और जो 105वां देश बना वो मोल्डोवा दोस्तों क्या बना इसका सदस्य बना है। तो इस तरह से कुछ हम संगठन को देखें। अब आते हैं हम लोग आगे और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो 2024-25 में दोस्तों हुए उसको देखते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे आसियान के बारे में जो 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये इसका जो 46 नंबर का जो सम्मेलन हुआ 2025 में कहाँ हुआ है तो इसका दोस्तों आयोजन हुआ था कुआलालंपुर जो मलेशिया की दोस्तों राजधानी है वहाँ पर हुआ है। इसका थीम क्या था तो समावेशित और स्थिरता दोस्तों क्या था इसका थीम था। और 45वां जो इसका सम्मेलन हुआ दोस्तों कहाँ हुआ था तो लाओस की जो राजधानी है वियंतियाने दोस्तों यहाँ पर इसकी बैठक हुई थी, ये भी ध्यान दीजिएगा 2024 में। आगे बात करते हैं जो 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का दोस्तों 2025 में जो आपका बैठक हुआ कहाँ हुआ है तो दोस्तों जिनेवा स्विट्जरलैंड में दोस्तों आपका जो शहर है जिनेवा दोस्तों वहाँ पर इसकी बैठक हुई है। थीम था इसका स्वास्थ्य के लिए एक विश्व, स्वास्थ्य के लिए एक विश्व दोस्तों इसका क्या था आपका इसका थीम था। वहीं बात करते हैं हम आगे कि विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन के बारे में बात करेंगे कि 2025 में कहाँ हुआ है तो दोस्तों इसका आयोजन रोटरडम नीदरलैंड में इसके नीदरलैंड का शहर रोटरडम वहाँ पर दोस्तों क्या हुआ बैठक हुआ है। और भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया तो नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन मंत्री थे मतलब सचिव हैं संतोष सारंगी दोस्तों, उन्होंने क्या किया दोस्तों ये बैठक में भाग लिया है जिसमें भारत 2045 तक स्वतंत्र ऊर्जा प्राप्त करने का 2070 तक दोस्तों 0 कार्बन उत्सर्जन तक पहुंचने का दोस्तों लक्ष्य रखा है। इसको भी ध्यान दीजिएगा, आपसे एग्जाम में हमेशा प्रश्न इससे बनता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दोस्तों प्रश्न मतलब कि बैठक जो हुआ शिखर सम्मेलन 2025 में कहाँ हुआ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोस्तों हर एग्जाम में आपसे प्रश्न आ रहा है तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। तो इसका बैठक दोस्तों हुआ है फ्रांस की राजधानी पेरिस में, वहाँ पर एक जगह है ग्रैंड पैलेस दोस्तों वहाँ पर ये बैठक हुआ है, ये ध्यान दीजिएगा। और सह जो इसका ये ध्यान दीजिएगा पॉइंट को कि सह अध्यक्षता PM नरेंद्र मोदी हमारे भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के
जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन दोस्तों, इन्होंने किया है दोस्तों। आगे है विश्व आर्थिक मंच की 55वीं बैठक बोलेगा 2025 में कहाँ हुआ है, तो स्विट्जरलैंड का दोस्तों शहर है दावोस में दोस्तों, वहाँ पर हुआ है। इसका थीम था बुद्धिमान युग के लिए सहयोग करना, बुद्धिमान युग के लिए सहयोग करना दोस्तों। आगे क्वाड के बारे में सुने होंगे दोस्तों। चीन का जो प्रभाव बढ़ रहा था प्रशांत महासागर में, उसको रोकने के लिए दोस्तों 4 देशों ने क्या किया था दोस्तों, एक संगठन बनाया है, इसको कहते हैं क्वाड। तो क्वाड में दोस्तों 4 देश कौन कौन है, तो आपका जापान हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, इंडिया हो जाएगा, और दोस्तों आपका अमेरिका यूएसओ हो जाएगा दोस्तों। ये 4 देशों ने मिलकर दोस्तों बनाया है क्वाड। तो क्वाड का दोस्तों क्या होता है, हर साल दोस्तों बैठक होता है। इसका दोस्तों आपका युद्धाभ्यास भी होता है, मालाबार के नाम पर जाना जाता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। क्वाड का दोस्तों जो होता है आपका युद्धाभ्यास। तो यहाँ पर जो क्वाड का दोस्तों बैठक हुआ 2025 में, वो वाशिंगटन डीसी में दोस्तों हुआ, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की राजधानी में दोस्तों। बैठक की मेजबानी दोस्तों अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने किया था, और इसका प्रतिनिधित्व भारत की तरफ से कौन किया था, तो विदेश मंत्री हमारे थे कौन, एस जयशंकर। विदेश मंत्रियों का बैठक था दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। आगे है कि D8 आर्थिक सहयोग संगठन की 11वीं बैठक दोस्तों कहाँ हुई है, तो मिस्र में दोस्तों हुआ है। याद रखिएगा अफ्रीकी देश मिस्र में इसका बैठक हुआ है। मतलब कि बैठक होगा, आयोजन दिसंबर 2025 में होगा, अभी हुआ नहीं है। फिर G20 के बारे में बात करेंगे, 2024 वाला के बारे में बात किया है। अभी तो G20 का 2024 का बात हो रहा है। तो इसका जो आयोजन होता है दोस्तों ब्राज़ील का जो शहर है रियो, वहाँ पर दोस्तों ये हुआ था, और इसमें भाग लेने के लिए गए थे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए थे 2024 वाला में, जो ब्राज़ील में दोस्तों हुआ था। और इसका जो 20वां सम्मेलन होने वाला है दोस्तों, ये दक्षिण अफ्रीका में होने वाला है। और 2023 में जो हुआ था इसका 18वां, वो हमारे भारत में ही हुआ था, नई दिल्ली में दोस्तों। पहले था आपका जम्मू कश्मीर प्रस्तावित, लेकिन नई दिल्ली में दोस्तों इसका क्या हुआ था, बैठक हुआ था, इसको भी ध्यान दीजिएगा। तो G20 का जो 2024 में बैठक हुआ था वो आपका ब्राज़ील में हुआ था, रियो डी जेनेरियो में। 2023 में दोस्तों हमारे भारत में हुआ था G20, आपको पता है। और 2025 में जो इस साल होने वाला है दोस्तों कहाँ होने वाला है, अफ्रीका महादेश की जो आपका देश है दक्षिण अफ्रीका, वहाँ पर होने वाला दोस्तों। वहीं बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र का 29वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन दोस्तों, इसको हम लोग COP29 के नाम से जानेंगे। तो ये दोस्तों आपका 2024 में हुआ था, कहाँ पर, बाकू, जो अजरबैजान की राजधानी है दोस्तों बाकू, वहाँ पर हुआ था, ये ध्यान दीजिएगा। और ये दोस्तों COP आपको 2 देखने के लिए मिलेगा, एक जैव विविधता से संबंधित है और एक जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। जलवायु परिवर्तन का जो COP है दोस्तों यही फेमस है, जो आपसे एग्जाम में पूछता है। तो संयुक्त राष्ट्र का 29वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP दोस्तों, जो आपका 2024 में हुआ दोस्तों, कहाँ हुआ, अजरबैजान में हुआ है। 2025 का दोस्तों अभी हुआ नहीं है, 2025 का दोस्तों होने वाला है, जो आपका ब्राज़ील में होगा, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो 2025 का कहाँ होगा, COP30 दोस्तों, ये आपका ब्राज़ील में होगा। वहीं राष्ट्रमंडल के बारे में बात करेंगे, तो राष्ट्रमंडल जो शासन अध्यक्ष का बैठक दोस्तों समोआ का शहर अपिया दोस्तों, वहाँ पर होने वाला है। और ये 28वां जो होने वाला दोस्तों आपका 2026 में, ये एंटीगुआ एवं बरमुंडा में दोस्तों होने वाला है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। हमारे भारत के प्रतिनिधित्व किसने किया था इसमें, तो केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने किया था, 2024 में दोस्तों हुआ था वो। वहीं ब्रिक्स के बारे में बात करेंगे, ब्रिक्स का जो सम्मेलन हुआ है दोस्तों आपका 16वां 2024 में दोस्तों, वो कहाँ हुआ है दोस्तों, तो आपका ये काजान रूस में हुआ था। अभी 2025 वाला भी संपन्न हो गया दोस्तों, जो ब्राज़ील में हुआ है, और नरेंद्र मोदी गए थे उसमें शामिल होने के लिए, ये ध्यान दीजिएगा। तो 16वां बोला 2024 में, तो रूस में हुआ दोस्तों। अभी जो 25 में हुआ है वो आपका ब्राज़ील में हुआ, इसको याद रखिएगा। जो 16वां सम्मेलन ब्रिक्स का हुआ था, उसमें जो अध्यक्षता किए थे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन किए थे दोस्तों, और भारत का प्रतिनिधित्व दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। और जो आपका 17वां सम्मेलन हुआ है दोस्तों आपका 2025 में ब्राज़ील में, तो यहाँ भी प्रधानमंत्री जी गए थे। SCO के बारे में बात करेंगे, शंघाई सहयोग संगठन के बारे में दोस्तों। तो ये इसके शासन अध्यक्षों का जो परिषद का 23वीं बैठक जो हुआ है दोस्तों, वो 2024 में इस्लामाबाद में हुआ दोस्तों, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में। और भारत का प्रतिनिधित्व किया था विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया था दोस्तों। जयशंकर जी गए थे यहाँ पर शामिल होने के लिए, जो सुने होंगे बीच में 2024 में जो सम्मेलन में गए थे, तो बहुत ही हाई अलर्ट के तौर मतलब कि वहाँ पर सुरक्षा के रूप में दोस्तों हुआ था। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन यही बता रहे थे दोस्तों COP के बारे में। ये COP 16 है, ये जैव विविधता को लेकर के और जलवायु परिवर्तन को लेकर के है। तो दोस्तों ये जो हुआ 16वां इसका, ये कैली कोलंबिया में दोस्तों हुआ है, ये ध्यान दीजिएगा। आगे हम लोग बात करते हैं नाटो के बारे में। तो नाटो का 2024 में जो सम्मेलन हुआ है दोस्तों आपका 34वां, वो हुआ है अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में। 25वां जो होने वाला है 35वां जो होने वाला है आपका 2025 में दोस्तों, वो नीदरलैंड में दोस्तों होने वाला है, हेग में दोस्तों, याद रखिएगा, जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। आगे हम लोग बात करते हैं SCO के जो राष्ट्र अध्यक्षों की परिषद की बैठक कर बात करें, तो कहाँ हुआ दोस्तों इसका 2024 में, तो ये अस्थाना जो कजाकिस्तान की राजधानी अस्थाना, वहाँ पर हुआ दोस्तों। इसका प्रतिनिधित्व भारत की तरफ से किसने किया था, तो जयशंकर जो विदेश मंत्री हमारे भारत के हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। और 25वीं बैठक दोस्तों आपको होने वाला है चीन में 2025 में।
आगे बात करते हैं G7 के बारे में दोस्तों। G7 जो अभी संपन्न हुआ है कनाडा में दोस्तों, तो मोदी जी को पहले तो नहीं मिलता है निमंत्रण, लेकिन बाद में वहाँ के जो प्रधानमंत्री होते हैं वो दोस्तों वीडियो कॉल पर उनको निमंत्रण देते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। तो G7 का दोस्तों जो 2024 में सम्मेलन हुआ था तो वहाँ पर इटली में हुआ था। इटली में दोस्तों एक जगह था पुगलिया, यहाँ पर लिखा है पुलिया लिखा है, जैसे पुगलिया नाम था उसका, तो पुगलिया के फसानों में दोस्तों हुआ था वहाँ पर। और अभी जो 51वां नंबर का हुआ दोस्तों, जो संपन्न भी हो चुका है, वो कनाडा में दोस्तों हुआ था। ये ध्यान देने वाली आपके लिए बात है। वहीं विश्व जल मंच दिवस 2024 में जो संपन्न हुआ दोस्तों, वो बाली इंडोनेशिया का एक दोस्तों द्वीप है आपका बाली दोस्तों, वहाँ पर ये संपन्न हुआ, इसको भी ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह से हम लोग कुछ देख लिए सम्मेलन के बारे में। अब बात करते हैं जो 18वां प्रवासी भारतीय दिवस जो हुआ दोस्तों, इससे ही प्रश्न आपके प्रवासी से देखने के लिए मिल रहे हैं। कल जो एग्जाम हुआ उसमें से पूछा था। तो प्रवासी भारतीय दिवस दोस्तों कब मनाते हैं हम लोग? हर साल 9 जनवरी को दोस्तों हम लोग मनाते हैं, क्योंकि गांधी जी 9 जनवरी 1915 को अस्थायी तौर पर अफ्रीका से दोस्तों लौट करके भारत आ गए थे। इसलिए हम लोग 2015 गांधी जी के 100 वर्ष पूरा होने के, मतलब अफ्रीका से आने के 100 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में दोस्तों हम लोग 2015 से इसको क्या कर रहे हैं, मना रहे हैं दोस्तों। ये भी ध्यान दीजिएगा, अगर प्रश्न कहीं बन जाएगा तो 2025 में जो होने मतलब जो हम लोग इसको दोस्तों सम्मेलन किए हैं उसका आयोजन हुआ है भुवनेश्वर, जो उड़ीसा की राजधानी है दोस्तों, याद रखिएगा। किसके द्वारा? तो विदेश मंत्रालय द्वारा, उड़ीसा सरकार के सहयोग से दोस्तों। इसमें मुख्य अतिथि कौन थे? तो दोस्तों त्रिदाद एवं टोबैगो के राष्ट्रपति थे कौन? क्रिस्टीन कार्ला कंगालू दोस्तों, कंगालू याद रखिएगा, कंगालू क्या थे ये, यहाँ पर एक मुख्य अतिथि के तौर पर दोस्तों आए थे। और सम्मेलन का जो थीम क्या था? तो विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। 9 जनवरी को प्रधानमंत्री ने पर्यटक ट्रेन प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस की पहल यात्रा शुरू किया है, जो दिल्ली के निजामुद्दीन स्टेशन से दोस्तों रवाना होगी, मतलब उसके उपलक्ष्य में ट्रेन का भी दोस्तों क्या किया, अनावरण मतलब की शुरुआत किए हैं। 10 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 27 लोगों को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से दोस्तों क्या किया था, सम्मानित किया था। और 17वां जो सम्मेलन जो हुआ था आपका मतलब कि 17 नवंबर का 2023 में दोस्तों इंदौर में दोस्तों मध्य प्रदेश में संपन्न हुआ था। वहीं युवा प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में बात करें तो दोस्तों ये भी आपका उड़ीसा में हुआ है 8 जनवरी 2025 को। इसके द्वारा तो केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा हुआ है। और इसमें मुख्य अतिथि कौन थे? तो अमेरिकी के पैसिफिक न्यूज़वीक के सीईओ दोस्तों डॉक्टर देव प्रगत दोस्तों क्या थे, इसके मुख्य अतिथि थे। ये दोनों याद रखिएगा, आपका प्रवासी भारतीय दिवस और ये युवा प्रवासी भारतीय दिवस दोस्तों। तो इस तरह से इसको हम लोग समझ चुके हैं। अब कुछ ऑपरेशन दोस्तों जो चले हैं भारत सरकार के द्वारा, जो बहुत हाल फिलहाल में आप ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुने, उसके अलावा बहुत सारे दोस्तों और भी ऑपरेशन भारत सरकार द्वारा चलाए गए हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। तो ऑपरेशन सिंदूर से दोस्तों आप परिचित होंगे बहुत ही, कि ये दोस्तों जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था दोस्तों, उसी को लेकर के भारत सरकार द्वारा जो चलाया गया था ऑपरेशन सिंदूर दोस्तों, भारतीय सेना के द्वारा। ऑपरेशन चक्र के बारे में बात करेंगे दोस्तों, तो आप देखते होंगे डिजिटल अरेस्ट स्कैम, मतलब कि आपके मोबाइल पे वीडियो कॉल आता है, कोई वर्दी धारक मतलब कोई ऑफिसर क्या होता है आपसे बात करता है, कहता है कि आपके खिलाफ क्या हो गया, केस दर्ज हो गया, ये हो गया है। तो एक तरह का स्कैम दोस्तों हुआ है। तो उसको रोकने के लिए सीबीआई दोस्तों इसके खिलाफ चला रहा अभियान, उसी को बोलते हैं हम लोग ऑपरेशन चक्र 5। ऑपरेशन ब्रह्मा बोलेगा दोस्तों, तो भारत सरकार द्वारा चलाया गया है। तो भारत द्वारा इसके तहत म्यांमार भूकंप से पीड़ित की मदद के लिए दोस्तों मानवीय सहायता भेजने के लिए दोस्तों ये ऑपरेशन ब्रह्मा। तो ऑपरेशन ब्रह्मा जैसे आएगा दोस्तों तुरंत बोलिएगा, म्यांमार में जो भूकंप आया उसकी सहायता के लिए भारत सरकार ने दोस्तों ये अभियान चलाया है। तो कहाँ के लिए? म्यांमार के लिए। ऑपरेशन डेविल हंट के बारे में बात करेगा, तो ये बांग्लादेश द्वारा जो अस्थिरता दोस्तों वहाँ पर हो रहा है, मतलब ये कौन चला रहा है? तो जो बांग्लादेश की वहाँ पर जो है दोस्तों, वहाँ जो तख्ता पलट हुआ है, तो उसके कारण जो दोस्तों अस्थिरता आ गई है, तो अस्थिर करने की कोशिश कर रहे लोगों को गिरफ्तार करने के लिए ये बांग्लादेशी सरकार दोस्तों चला रही है। ऑपरेशन सद्भाव बोलेगा दोस्तों, तो ये क्या है? तो ये दोस्तों भारत सरकार द्वारा टाइफून यागी, ये जो समुद्र में चक्रवात आते हैं दोस्तों, यागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस और वियतनाम के जो लोग हैं दोस्तों, उसको मदद करने के दोस्तों ऑपरेशन सद्भाव भारत सरकार द्वारा चलाया गया है। ऑपरेशन कन्विक्शन दोस्तों, जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो यौन उत्पीड़न और धन परिवर्तन के कम करने के दोस्तों, जो मतलब कि ज़्यादा जोर दे रहे हैं लोग, उसको दोस्तों अभियान को उनके विफल करने के लिए ऑपरेशन कन्विक्शन दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। आगे बात करते हैं ऑपरेशन राइजिंग सन दोस्तों, ये राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा 4 राज्यों में सोने की तस्करी को सिंडिकेट को उजागर करने के लिए दोस्तों, मतलब सोने की जो तस्करी और उसको रोकने के लिए दोस्तों ये ऑपरेशन राइजिंग सन दोस्तों चलाया गया है। ऑपरेशन बॉम्बी बकेट दोस्तों, ये वायुसेना दोस्तों नैनीताल के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए, उत्तराखंड का जो दोस्तों आपका नैनीताल है दोस्तों, वहाँ पर जो आग लगा था उसको बुझाने के लिए ऑपरेशन बॉम्बे बकेट दोस्तों चला था वायुसेना द्वारा। ऑपरेशन मर्यादा दोस्तों, ये उत्तराखंड पुलिस द्वारा केदारनाथ यात्रा के संचालन के लिए, केदारनाथ यात्रा जो शुरू होता है दोस्तों, उसके संचालन के लिए ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया गया था उत्तराखंड के पुलिस के द्वारा दोस्तों। ऑपरेशन शील्ड के बारे में बात करेंगे,
तो इजराइल ईरानी हमलों को रोकने के बाद अपने डिफेंस ऑपरेशन का नाम दिया था। जो दोस्तों ईरान और आपको पता है कि इजराइल में दोस्तों युद्ध छिड़ गया था, तो ईरान क्या किया था दोस्तों, उस पर बहुत ही मिसाइल हमला किया था, हवाई हमला। तो उसको रोकने के लिए इसके पास एक एयर डिफेंस था दोस्तों इजराइल के पास, उसको सभी को नाकाम कर दिया था। उसी का नाम उसको रखा था ऑपरेशन शील्ड दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। आगे हम लोग बात करते हैं ऑपरेशन संकल्प के बारे में। तो ऑपरेशन संकल्प दोस्तों चलाया गया था भारतीय नौसेना के ने इसके तहत ईरानी जहाज अल कंबर और 23 पाकिस्तानी नागरिकों को दोस्तों क्या किया था, इसके तहत दोस्तों समुद्री टोरों को दोस्तों बचाया था, ये ध्यान दीजिएगा। ऑपरेशन संकल्प इंद्रावती के बारे में बोलेगा, तो ये दोस्तों हैती में फंसे जो भारतीय थे उनको निकालने के लिए दोस्तों ये पहल शुरू किया, यह अभियान शुरू किया गया था। उसी को बोलते हैं ऑपरेशन इंद्रावती, हैती इंद्रावती, याद रखिएगा। ऑपरेशन कामधेनु के बारे में बात करेगा, तो जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा मवेशी तस्करी पर नकेल कसने के लिए, मतलब जो मवेशी तस्करी हो रहा था जम्मू कश्मीर में, उसको रोकने के लिए उसको कामधेनु चलाया गया था। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते दोस्तों चलाया गया था ये, इसके तहत रेलवे सुरक्षा बलों को 549 से अधिक बच्चों को उनके परिवार से मिलाया गया। जो बच्चे खो गए थे दोस्तों उनके मिलाने के लिए रेलवे सुरक्षा पुलिस आरपीएफ द्वारा दोस्तों चलाया गया था अभियान ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। आगे बात करेंगे अल अक्सा फ्लड दोस्तों। ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड दोस्तों हमास ने इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन का नाम दिया था। हमास ने जो इजराइल के खिलाफ दोस्तों जो ऑपरेशन चलाया था उसी को नाम दिया गया था ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड दोस्तों। ऑपरेशन अमृत के बारे में बात करेंगे, तो केरल सरकार द्वारा एंटीबायोटिक दवाओं को अति प्रयोग को रोकने के लिए तो ये चलाया गया ऑपरेशन अमृत। ऑपरेशन सर्वशक्ति बोलेंगे तो भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को बढ़ाने की पाकिस्तानी प्रयास को विफल करने के लिए चलाया गया था ये ऑपरेशन सर्वशक्ति। मतलब जो जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाएं बढ़ रही थी, जो आतंकी गतिविधियां बढ़ रही थी, उसको रोकने के लिए दोस्तों चलाए थे। ऑपरेशन अजय बोलेगा दोस्तों, तो इजराइल हमास युद्ध में दोस्तों जो इजराइल में फंसे लोग थे, भारतीय थे, उनको वापस लाने के लिए दोस्तों ये अभियान चलाया गया था ऑपरेशन अजय दोस्तों, याद रखिएगा, भारत सरकार द्वारा। ऑपरेशन चक्र 2 बोलेगा, तो इसके तहत सीबीआई द्वारा साइबर अपराध के माफिया को खत्म करने के लिए दोस्तों ये शुरू किया गया था। ऑपरेशन चक्र 5 भी बता दिए थे, जो डिजिटल स्कैम हो रहा था उसके लिए ये सीबीआई चलाया था। ऑपरेशन आयरन स्क्वाड दोस्तों बोलेगा आपसे, तो इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को कोड नाम दिया था, मतलब कि इजराइल का ये दोस्तों कोड वर्ड था। ऑपरेशन सजग बोलेगा, तो भारतीय तट रक्षक बल द्वारा तटीय सुरक्षा को बढ़ाने एवं सभी हितधारकों को शामिल किया गया था दोस्तों, ये चलाया गया था। ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 दोस्तों सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के पुंछ दोस्तों जिला जम्मू कश्मीर का, वहाँ पर छिपे आतंकियों को ढेर करने के लिए दोस्तों ये नाम दिया था ऑपरेशन त्रिनेत्र। ऑपरेशन करुणा दोस्तों, ये भारत सरकार द्वारा भारतीय जो नौसेना है चक्रवात मोचा से प्रभावित जो म्यांमार के लोग थे उनको दोस्तों सहायता के लिए ऑपरेशन करुणा चलाया गया था। ऑपरेशन ध्वस्त के बारे में बात करेंगे, तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा संगठित अपराध और आतंकवाद को समाप्त करने के लिए तो ये चलाया गया था। इसको हम लोग NIA के नाम पे जानते हैं, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी के बारे नाम ये ऑपरेशन ध्वस्त उन्होंने चलाया था दोस्तों। ऑपरेशन कावेरी बोलेगा दोस्तों, तो ये भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए, मतलब सूडान में जो भारतीय फंसे हुए थे उनको लाने के लिए तो ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था। ऑपरेशन मर्यादा बोलेगा, तो इसके बारे में बात कर लिए हम लोग कि उत्तराखंड में पुलिस द्वारा दोस्तों राज्य में तीर्थ स्थलों एवं पर्यटकों के स्थलों को स्वच्छता बनाने के लिए दोस्तों जो तीर्थ यात्री होते हैं उनको राह में किसी तरह कोई दिक्कत ना हो उसके लिए तो उत्तराखंड पुलिस ने चलाया था ऑपरेशन मर्यादा। ऑपरेशन सद्भावना के बारे में बात करेंगे, तो भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में ग्रामीण क्षेत्रों में LOC के पास क्षेत्रों में जो लोग दोस्तों रह रहे हैं, जो लोगों की मदद करने के लिए दोस्तों यह चलाया गया था LOC लाइन ऑफ कंट्रोल दोस्तों, वहाँ पर चलाया गया था। ऑपरेशन अलर्ट के बारे में बात करेंगे, तो सीमा सुरक्षा बल BSF द्वारा तो भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए दोस्तों ये चलाया गया था। ऑपरेशन ऑक्टोपस दोस्तों ये NIA और ED द्वारा दोस्तों जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो हैं उनके विरुद्ध दोस्तों हिंसा जो फैला रहे थे उसको रोकने के लिए तो ये चलाया गया था। ऑपरेशन दोस्त बोलेगा, तो भारत सरकार द्वारा चलाया गया था दोस्तों ये जो तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आया था तो उसमें जो दोस्तों प्रभावित हुए थे उनकी मदद करने के लिए दोस्तों चलाया गया था। ऑपरेशन गरुड़ बोलेगा दोस्तों, तो CBI ने ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए चलाया था ऑपरेशन गरुड़। ऑपरेशन मेघ चक्र बोलेगा, तो CBI ने चलाया था दोस्तों ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी सर्कुलेट करने के लिए दोस्तों लोगों का पता लगाने के लिए दोस्तों ये चलाया था। ऑपरेशन नार्कोस दोस्तों ये RPF द्वारा चलाया गया था। रेल के माध्यम से नशीले पदार्थ की जो तस्करी हो रही थी उसको रोकने के लिए दोस्तों नार्कोस चलाया गया था RPF के द्वारा। ऑपरेशन अमानत दोस्तों भारतीय रेल द्वारा चलाया गया था, जो खोए हुए सामान होते हैं उसको पहुंचाने के लिए सही लोगों तक दोस्तों उसको पहुंचाएं, जो यात्री के सामान को ट्रैक करने के लिए। ऑपरेशन गंगा बोलेगा, जो यूक्रेन में जो आपका युद्ध हुआ था रूस यूक्रेन में जो दोस्तों फंसे हुए थे भारतीय उनको भारत वापस लाने के लिए दोस्तों ये ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। आगे हम लोग बात करते हैं ऑपरेशन ओलिविया दोस्तों, ये ओलिविया भारतीय तटरक्षकों द्वारा दोस्तों उड़ीसा के ओलिव रिडले कछुओं को बचाने के लिए दोस्तों चलाया गया था, ये ध्यान दीजिएगा। आगे हम लोग बात करते हैं
ऑपरेशन सतर्क के बारे में। ऑपरेशन सतर्क क्या था? तो रेलवे सुरक्षा बल जो आरपीएफ थे उसमें ट्रेनों में जो अवैध तंबाकू और अवैध शराब था दोस्तों उसको रोकने के लिए तो ये चलाया गया था। ऑपरेशन देवी शक्ति दोस्तों, ये विदेश मंत्रालय तालिबान के कब्जे में अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को लाने के लिए जब तालिबान क्या करता है अफगानिस्तान पर चला लेता अपना कब्जा जमा लेता है तो दोस्तों वहाँ पर जो भी भारतीय होते हैं फंसे उसको वापस लाने के लिए चलाया जाता है ऑपरेशन देवी शक्ति। ऑपरेशन उपलब्ध के बारे में बात करेंगे तो ये भी दोस्तों आरपीएफ द्वारा चलाया जाता है। ये रेलवे टिकट कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए चलाया जाता है दोस्तों। तो कुछ ये आपको हम समझ चुके हैं। अब आते हैं आगे थोड़ा सा। अब भारत सरकार की कुछ रिपोर्ट है उसको देख लेते हैं हम लोग। आइए हम लोग आगे बात करते हैं। तो राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 दोस्तों जारीकर्ता कौन है? तो नीति आयोग, नाम सुनेंगे इनका। ये शीर्ष प्रदर्शनकर्ता राज्य कौन इसमें? तो उड़ीसा है दोस्तों, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा। और अग्रणी राज्य के बारे में बात करेंगे तो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना। और आकांक्षी राज्य जो सबसे खराब प्रदर्शन जिसका रहा है दोस्तों पंजाब, आंध्र प्रदेश और दोस्तों पश्चिम बंगाल का रहा है राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में दोस्तों। वहीं बात करते हैं नीति आयोग की पहली वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में जारी किया गया है। तो इसे 24 जनवरी 2025 को दोस्तों 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद प्रगणिया ने जो जारी किया है। ये भी याद रखिएगा, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है। यह सूचकांक वित्त वर्ष 2022-23 में 18 राज्यों के वित्तीय प्रदर्शन के आधार पर तैयार किया गया था। और प्रथम स्थान इसमें उड़ीसा का दोस्तों आया है, दूसरा स्थान छत्तीसगढ़ का आया है, तीसरा गोवा का आया है। और बिहार का दोस्तों इसमें कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। ये नीति आयोग की जो वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक दोस्तों रिपोर्ट ये तैयार किया गया। जो आगे हम लोग आते हैं वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक। जो वैश्विक विश्व स्तर पर जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक है वो जारी कौन करता है? 2024 का आंकड़ा दोस्तों है तो यूएनडीपी जारी करता है दोस्तों। विश्व भर में 1.1 बिलियन लोग क्या है तीव्र गरीबी में दोस्तों रह रहे हैं। और गरीब आबादी में से आधे से अधिक दोस्तों 584 मिलियन बच्चे हैं जो 18 साल से कम उम्र के हैं। वही हम लोग भारत के बारे में बात करें तो नीति आयोग जो जारी करेगा उसके आगे बारे में आगे हम बताते हैं। वहीं हम लोग आएंगे आगे। तो छठा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक दोस्तों 2023-24 का क्वेश्चन जारी किया है। तो फसाई ने दोस्तों जारी किया। याद रखिए पहला स्थान इसमें किसका है? तो केरल का है दोस्तों। दूसरा स्थान तमिलनाडु का है। हमारे बिहार का इसमें कौन सा स्थान है दोस्तों? तो बिहार का 21वां स्थान है। ये छठा राज्य मतलब जो राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी हुआ था 2023-24 में वो दोस्तों। ये 25 का जारी नहीं हुआ है। आगे है चौथा सतत विकास जिसको SDG के नाम पर जानते हैं दोस्तों। ये 2023-24 का आंकड़ा है। तो ये नीति आयोग जारी करता है दोस्तों। इसमें प्रथम स्थान केरल उत्तराखंड का है और हमारे बिहार का स्थान जो सबसे अंतिम है। ये जो SDG जो सूचकांक है इसमें हमारे बिहार का दोस्तों जो विकास लक्ष्य है उसको ध्यान में रखकर दोस्तों ये रिपोर्ट तैयार किया जाता है। तो बिहार इसमें हमारा क्या है दोस्तों अंतिम पायदान पर, इसको भी ध्यान दीजिएगा। आगे हम लोग बात करते हैं। ये स्वच्छता सर्वेक्षण अवार्ड दोस्तों 2023 का है। ये 8वां संस्करण है इसका। तो ये जारी करता है केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय जारी करता है दोस्तों। इसकी थीम 2023 वाला में क्या था? तो वेस्ट टू वेल्थ दोस्तों। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 की थीम दोस्तों रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल RRR का नाम सुने होंगे। वहीं बात करें सबसे स्वच्छ शहर दोस्तों इंदौर, अभी हाल फिलहाल में ये हुआ है तो इंदौर ही दोस्तों क्या सबसे स्वच्छ शहर में है। और तीसरा स्वच्छ शहर बोलेगा तो नवी मुंबई। पटना का दोस्तों इसमें क्या है 77 नंबर का स्थान है। लेकिन अभी जो आया है दोस्तों यहाँ पर 21 नंबर पटना का स्थान है। तो ये आपका पुराना रिपोर्ट है तो इससे आपको तो प्रश्न बनेगा नहीं। आगे हम लगाते हैं ये बहुआयामी गरीबी सूचकांक दोस्तों 2023 जारी करता कौन है? राष्ट्रीय जो वैश्विक होता है वो यूएनडीपी करता है, लेकिन भारत का जो होता है दोस्तों वो नीति आयोग जारी करता है, इसको ध्यान दीजिएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा गरीबी राज्य के बारे में बात करें तो हमारे बिहार का दोस्तों यहाँ पर 33.76% जनसंख्या क्या दोस्तों गरीबी रेखा के नीचे है। उसके बाद झारखंड, यूपी। सबसे कम गरीब राज्य दोस्तों क्या है? केरल है दोस्तों। केरल सबसे कम गरीबी राज्य की श्रेणी में आता है। आगे बात करते हैं भारत में सड़क दुर्घटना के बारे में बात कर लेते हैं। जारीकर्ता कौन होता है? तो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय दोस्तों जारी करता है इसको, ये ध्यान दीजिएगा। वर्ष 2022 में सड़क दुर्घटना में 1,68,491 लोगों की मृत्यु दोस्तों हुई है, जो वर्ष 2021 की तुलना में दोस्तों लगभग 12% दोस्तों इसमें क्या वृद्धि हुई है। 2022 में 36.2% मौतें राष्ट्रीय मतलब जो NH है वहाँ पर, 24.3% राष्ट्रीय राजमार्गों पर जो आपका राज्यों का दोस्तों राजमार्ग होता है वहाँ पर, और जो लगभग 39% जो अन्य सड़कों पर दोस्तों ये हुई, मतलब कि अलग अलग जो सड़क दुर्घटना में मृत्यु है उसके आंकड़े दिए गए हैं। वर्ष 2022 में सबसे अधिक सड़क दुर्घटनाएं तमिलनाडु में दोस्तों देखी गई है। इसके बाद मध्य प्रदेश में दोस्तों आता है। सड़क दुर्घटनाओं में सबसे सर्वाधिक मृत्यु उत्तर प्रदेश में दोस्तों हुई है, और दुर्घटना में सर्वाधिक मौतें दोपहिया चलाने वाले लोगों की दोस्तों हुई है, लगभग 44% दोस्तों। आगे हम लोग आते हैं, अब थोड़ा सूचकांक के बारे में जानते हैं। जो अलग अलग सूचकांक जारी होता है उसमें भारत का स्थान कौन सा है उसको देखेंगे हम लोग, कौन जारी करता है वो भी देखेंगे। तो मानव विकास सूचकांक, जो मानव विकास रिपोर्ट है दोस्तों, ये जारी करता कौन है? तो यूएनडीपी दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम इसको जारी करता है दोस्तों।
इसमें 193 देश है दोस्तों। हमारे भारत का स्थान इसमें कितना नंबर है, तो ये दोस्तों आपका 130 नंबर में सबसे, मतलब 130वां स्थान हमारे भारत का है 193 में दोस्तों, याद रखिएगा। इसका जो आंकड़ा होता है, नंबर स्कोर होता है 0 से लेकर 1 के बीच में दोस्तों, क्या होता है ये दोस्तों होता है। प्रथम स्थान पर कौन है दोस्तों, तो आपका आइसलैंड क्या है, प्रथम स्थान पर है। वहीं बात करते हैं हम लोग विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक कि अलग अलग जो आपके प्रेस होते हैं, मतलब कि समाचार दोस्तों, वहाँ पर कितना स्वतंत्र मतलब मिला है उनको, उसके बारे में दोस्तों ये जारी होता है, मतलब वही जारी करता है। और जारी करता कौन है इसमें, तो रिपोर्ट्स विथ बॉर्डर दोस्त विदाउट बॉर्डर, जो फ्रांस के दोस्तों ये है कंपनी है। इसमें कुल 180 देश है दोस्तों। नॉर्वे प्रथम स्थान पर, और हमारे भारत का स्थान दोस्तों 151 है। कितना है, 151 दोस्तों, इसको ध्यान दीजिएगा। आगे बात करते हैं, ये तो नहीं, ये देख लीजिए हैप्पीनेस सूचकांक, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025, इसको जारी करता कौन है, तो सतत विकास समाधान नेटवर्क दोस्तों जारी करता है। इसमें 147 दोस्तों देश हैं, और फिनलैंड दोस्तों प्रथम स्थान पर है खुशहाली में, और भारत का स्थान दोस्तों 118वां है, ये ध्यान दीजिएगा। 19वीं द वेल्थ रिपोर्ट दोस्तों, जिसको नाइट फ्रैंक जारी करते हैं, अमेरिका इसमें प्रथम स्थान पर, और भारत का चौथा स्थान है दोस्तों। भ्रष्टाचार सूचकांक के बारे में बात करेगा, 2024 का आंकड़ा दोस्तों, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करता है। डेनमार्क दोस्तों प्रथम स्थान पर है, और ये 96 नंबर हमारे भारत का दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। ग्लोबल डेनमार्क मतलब यहाँ ये मत समझिएगा कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार, मतलब यहाँ पर जो सबसे दोस्तों नंबर 1 है, वहाँ पर भ्रष्टाचार दोस्तों क्या शून्य है, यह ध्यान दीजिएगा। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स दोस्तों, इसमें जारी करता कौन है, तो ग्लोबल फायर पावर कॉम द्वारा जारी किया जाता है। इसमें प्रथम स्थान अमेरिका का है, और भारत का स्थान कितना है दोस्तों, चौथा है, 2024 में भी चौथा था। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स दोस्तों, ये हमेशा 3 महीने में दोस्तों ज़्यादा जारी होता है, इसका आंकड़ा बदलते रहता है, लेकिन याद रखिएगा हैंडले एंड पार्टनर जारी करता है दोस्तों। इसमें भारत का स्थान कितना है, तो 85वां नंबर है, और सिंगापुर दोस्तों प्रथम स्थान पर है। वहीं बात करते हैं हम लोग, ये तो आपसे नहीं प्रश्न बनेगा, ये पास बनेगा कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में दोस्तों जर्मन वॉच जारी करता है, और इसमें कुल यूरोपीय यूनियन दोस्तों हो गए आपके, और 63 देश इसमें हो गए, ये ध्यान दीजिएगा। डेनमार्क प्रथम स्थान है दोस्तों, चौथी बार लगातार प्रथम स्थान पर आया है, और भारत का स्थान दोस्तों इसमें 10वां है, ये भी याद रखना है आपको। आगे हम लोग बात करते हैं वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक के बारे में, इसको जारी करता है WWF दोस्तों जारी करता है। विश्व वन्यजीव कोष, इसी लग्जमबर्ग तो प्रथम स्थान पर, भारत का 176 है, ये प्राकृतिक संरक्षण में दोस्तों। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स दोस्तों, इसको वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट दोस्तों जारी करता है, डेनमार्क इसमें प्रथम स्थान पर है, और 79 पर दोस्तों भारत का स्थान है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स मतलब भूखमरी दोस्तों जिसको बोलते हैं, तो वेल्थ हुंगर हेल्प दोस्तों जर्मन संस्था ये जारी करता है, और इसमें प्रथम स्थान बेलारूस का है, और दोस्तों भारत का 105वां स्थान है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में दोस्तों। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक के बारे में बात करेंगे, 2024 का आंकड़ा है, तो फ्रेजर इंस्टीट्यूट जो जारी करता है, इसमें हांगकांग प्रथम स्थान पर है, और भारत का स्थान 84वां है। वैश्विक नवाचार सूचकांक के बारे में बात करेंगे दोस्तों, तो ये WIPO विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जारी करता है, स्विट्जरलैंड प्रथम स्थान पर है, और भारत का 39 नंबर का दोस्तों स्थान है। एशिया के बारे में बात करते हैं, एशिया पावर इंडेक्स दोस्तों 2024, तो लोबी इंस्टीट्यूट जारी करता है, जो सिडनी का दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का एक संस्था है, और अमेरिका दोस्तों इसमें प्रथम स्थान पर है, और भारत का संख्या तो तीसरा है एशिया पावर इंडेक्स में। विश्व प्रतिभा रैंकिंग सूचकांक 2024 का आंकड़ा दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन सूचकांक जारी करता है, स्विट्जरलैंड दोस्तों प्रथम स्थान पर है, भारत का ये 59 नंबर का दोस्तों स्थान इसमें है। AI तत्परता के बारे में अगर बात करें, इसे 2024 का आंकड़ा है दोस्तों, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जारी करता है, IMF जारी करता है इसको, और इस सिंगापुर प्रथम स्थान पर है, भारत का स्थान दोस्तों 72 है, इसको भी याद रखिएगा। ग्लोबल लाइबिलिटी दोस्तों इंडेक्स 2024 द इकोनॉमी ऑफ इंटेलिजेंस यूनिट जो जारी करता है इसको, वियना जो ऑस्ट्रेलिया मतलब ऑस्ट्रिया के प्रथम स्थान पर है, भारत दोस्तों में शामिल नहीं, इसलिए भारत का स्थान आपको इसमें दिया नहीं है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 दोस्तों विश्व आर्थिक मंच इसको जारी करता है, और स्वीडन दोस्तों क्या है इसे प्रथम स्थान पर है, भारत का स्थान क्या है इसमें 63वां, इसको भी ध्यान दीजिएगा। और अभी जो आ रहा है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपका ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स दोस्तों 2024, तो विश्व आर्थिक मंच दोस्तों इसको जारी करता है। पूरा इसमें कितने दोस्तों टोटल 146 हैं, भारत का स्थान 129वां है, और आइसलैंड दोस्तों क्या इससे प्रथम स्थान पर है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक दोस्तों इसमें 180 देश हैं, और 176 नंबर पर दोस्तों भारत का स्थान है। एस्टोनिया दोस्तों क्या इसे प्रथम स्थान पर है, और येल यूनिवर्सिटी अमेरिका दोस्तों इसको जारी करता है। वैश्विक शांति सूचकांक अगर बात करेंगे, तो इंस्टीट्यूट फॉर द इकोनॉमिक एंड पीस दोस्तों इसमें 163 देश हैं, आइसलैंड प्रथम स्थान पर है, और शांति में दोस्तों भारत का स्थान कितना है 116वां स्थान है दोस्तों। वहीं बात करते हैं यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक की बात करेंगे, तो विश्व आर्थिक मंच इसको जारी करता है, 119 दोस्तों इसमें देश है, अमेरिका दोस्तों प्रथम स्थान पर, भारत का स्थान 39वां है।
फिर पहला साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 दोस्तों जारी हुआ था पहली बार। इसमें ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी दोस्तों उसके नेतृत्व में ये जारी हुआ था। और इसमें 97 देश हैं, रूस प्रथम स्थान पर है और दोस्तों 10वां स्थान पर अपना भारत है। ग्लोबल यूनिकॉर्न के बारे में बात करेंगे। ग्लोबल यूनिकॉर्न के बारे में अगर हम बात करें 2024 दोस्तों, तो यूरोन जारी करता है इसको। अब भारत का स्थान इसमें तीसरा है, पहला स्थान पर आपका अमेरिका है। मानव विकास सूचकांक हम लोग देख चुके हैं 2023 का, तो इसको देखने की आवश्यकता आपको नहीं है। 2023 से तो पूछेगा नहीं आपसे, 2024 वाला ही, 2024-25 वाला ही पूछेगा, तो उसको ध्यान दीजिएगा। चलते हैं हम लोग आगे। अब जो आर्थिक सर्वेक्षण है दोस्तों 2024-25 का, उसकी बात करेंगे। और जो बजट है दोस्तों उस पर भी थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे। तो जो आर्थिक सर्वेक्षण दोस्तों होता है, जो एक साल में हम, जैसे 2024-25 में दोस्तों जो हुआ आपका, तो एक साल के अंदर हम लोग क्या अचीव किए, कहाँ पर क्या किए क्या नहीं किए, उसका दोस्तों जो आंकड़ा मतलब बताया जाता है वो कहलाता है आर्थिक सर्वेक्षण। और दोस्तों जो बजट होता है दोस्तों आगामी समय का, जैसे तो 24-25 हो गया, तो बजट जो पेश होगा क्या होगा 25-26 का, मतलब कि अगले एक साल का दोस्तों क्या होता है, हमें क्या करना है, कहाँ से पैसा है, कहाँ पर पैसा खर्च करना है, तो ये सब का दोस्तों तैयार होता है रिपोर्ट, वो होता है बजट दोस्तों। ये दोनों ध्यान दीजिएगा। तो 31 जनवरी 2025 को केंद्रीय वित्त मंत्री पता है अभी निर्मला सीतारमण जी हैं, ये आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 संसद के समक्ष पेश करती हैं। और ये इसमें 13 अध्याय, कितने अध्याय होते हैं दोस्तों इसमें सर्वेक्षण में 13 अध्याय में दोस्तों ये विभाजित होता है। तो कुछ मुख्य बिंदु पर हम लोग बात करेंगे जिसको हम लोग दोस्तों हाईलाइट किए हैं, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फाइनेंशियल ईयर 2025 में दोस्तों भारत की जो वास्तविक जीडीपी था दोस्तों, उसमें दोस्तों 6.4% रहने का अनुमान है। ये दोस्तों अनुमान है जो आपका फाइनेंशियल ईयर 2025 में जो वास्तविक जीडीपी के बारे में बात किया गया। वहीं बात करेंगे हम लोग कि वैश्विक जीडीपी 2023 में 3.3% बढ़ा था। और अगले 5 वर्ष में जो IMF है दोस्तों, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड दोस्तों, उसने पूर्वानुमान लगाया है कि 3.2% पूर्वानुमान से थोड़ी अधिक है दोस्तों, ये जो अनुमान लगाया था। आगे हम लोग बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर 2026 में, तो 2026 में होगा, उसमें जीडीपी में दोस्तों जो वृद्धि होगी 6.3 से 6.8 के बीच रहने की दोस्तों उम्मीद है। ये ध्यान दीजिएगा। 25 में आपका 6.4 था और दोस्तों ये आपका 6.3 से लेकर 6.8 तक दोस्तों रहने का उम्मीद है। फाइनेंशियल ईयर आपका 25 अप्रैल से दिसंबर में खुदरा जो मुद्रास्फीति घटकर दोस्तों 4.9% रह गई है। और 2024 में जो आम चुनाव हुआ था लोकसभा का दोस्तों, उसमें पूंजीगत जो व्यय हुआ था उसमें 8.2% की वृद्धि दोस्तों देखी गई थी, इसको भी ध्यान दीजिएगा। आगे हम लोग आते हैं। आगे हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो विदेशी मुद्रा भंडार हमारे भारत का, वो 640.3 बिलियन दोस्तों अमेरिकी डॉलर रहा है। ये आपका फाइनेंशियल ईयर 25 में, ये ध्यान दीजिएगा। वहीं हम आगे बात करते हैं कि वैश्विक मुद्रास्फीति दोस्तों 2024 में आपका 5.7% से कम हो गई है। वित्त वर्ष 25 में दोस्तों भारत में खुदरा मुद्रास्फीति घट करके आपका 4.9 हो गई है दोस्तों, इसको भी ध्यान देने वाली बात आपके लिए है। RBI और IMF के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2026 से 2026 तक मुद्रास्फीति दोस्तों 4% हो जाएगी दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। जो फाइनेंशियल ईयर था आपका वो उसमें आप 5.7 था, ये दोस्तों आपका 4 तक कहने मतलब 4 तक दोस्तों अनुमान लगाया है कि हो जाएगा। भारत का लक्ष्य 2045 तक विकसित भारत हासिल करना है दोस्तों, मतलब कि हमारा भारत विकासशील है, तो 2045 तक मतलब कि आज़ादी के 100 साल के बाद तक दोस्तों हमारा क्या होगा, 100 साल पूरा हो जाएगा, तो हम दोस्तों एक विकसित राष्ट्र के रूप में दोस्तों उभर जाएंगे, मतलब ऐसा लक्ष्य रखा गया है। हासिल करने के लिए 8% की वृद्धि हासिल करना है, मतलब 8% तक वृद्धि अगर हो जाता है दोस्तों, तो हम लोग 2045 तक क्या हो जाएंगे, विकसित दोस्तों राष्ट्र के रूप में आ जाएंगे दोस्तों, विकसित श्रेणी में आ जाएंगे। दिसंबर 2024 तक अक्षय मतलब कि आपका जो नवीकरणीय ऊर्जा होता है उसमें क्षमता में सालाना आधार पर 15.8% दोस्तों वृद्धि देखी गई है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। आगे हम लोग बात करते हैं तो उद्योग के क्षेत्र में बात करेंगे। तो वित्त वर्ष 2025 में दोस्तों औद्योगिक विकास दर आपका रहा है 6.2% रहने का दोस्तों अनुमान है, मतलब ये। और भारत वैश्विक पेटेंट फाइलिंग में दोस्तों आपका 6वें स्थान पर है। वित्त वर्ष 25 में दोस्तों GVM सेवा क्षेत्र में योगदान, जो आपको पता है कि अर्थशास्त्र के 3 क्षेत्र होते हैं, सेवा क्षेत्र मतलब प्राथमिक क्षेत्र होते हैं, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तो सेवा क्षेत्र आपका तृतीयक श्रेणी में आता है, तो इसमें सबसे ज़्यादा योगदान हमारे GDP में आपका सेवा क्षेत्र का ही है। ये जो सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़कर के 55.3% दोस्तों हो गया है। वहीं बात करते हैं जो प्राथमिक क्षेत्र है उसमें आपका GDP में दोस्तों 2024 में कृषि में कितना है, जो कृषि है दोस्तों जो प्राथमिक क्षेत्र बोल सकते हैं उसको, तो 16% दोस्तों योगदान रहा है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। वहीं बात करते हैं अरहर और बाजार के लिए MSP, बाजरा के लिए, बाजार नहीं बाजरा के लिए MSP होता है मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस दोस्तों, न्यूनतम समर्थन मूल्य दोस्तों 59% और
77 दोस्तों परसेंटेज का दोस्तों इसमें वृद्धि देखा गया है, मतलब वृद्धि हुई है दोस्तों। आगे हम लोग आते हैं रोजगार के बारे में बात करते हैं। तो वित्त वर्ष 2024 में बेरोजगारी दर घट करके दोस्तों 3.2% रह गई, 3.2% दोस्तों रह गई है, ऐसा सरकार का दोस्तों मानना है। वहीं बात करते हैं हम लोग बजट के बारे में बात करते हैं। 2025-26 में जो बजट हुआ है, जो आपके लिए एक साल के लिए यही है दोस्तों, आंकड़ा याद रखना आपको जब तक आपका नया बजट नहीं आता है। तो इसको भी दोस्तों बजट जो वित्त पेश कौन करता है, तो दोस्तों बजट पेश करने का काम जो अगर राज्य में बात करेंगे तो राज्य के जो वित्त मंत्री होंगे वो करेंगे, और अगर केंद्रीय बजट पेश हो रहा है तो जो केंद्र के वित्त मंत्री हैं वो करेंगे दोस्तों। तो इसको भी निर्मला सीतारमण जी ने बजट को पेश किया था। तो इसमें दोस्तों प्रमुख 4 इंजनों को दोस्तों रेखांकित किया, मतलब 4 बातों पर दोस्तों विशेष जोर दिया गया था। वो चारों बातें आपको याद रखनी है कौन कौन। तो पहला है आपका कृषि, दूसरा है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग दोस्तों, जिसको हम लोग MSME बोलते हैं, तीसरा है निवेश, चौथा है निर्यात। कृषि, MSME, निवेश निर्यात, कृषि और MSME दोस्तों, ये चारों याद रखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछ देगा। फिर केंद्रीय बजट 2025-26 का जो थीम था दोस्तों, सबका विकास, जो समाज के जितने वर्ग है तो सभी का विकास को दोस्तों इसमें थीम रखा गया था। बजट के थीम के अनुरूप वित्त मंत्री ने विकसित भारत के व्यापक सिद्धांतों को रेखांकित किया था, जो इस तरह है। क्या क्या है दोस्तों बात किया गया था, वित्त मंत्री जी ने क्या क्या बात किया था, इसको थोड़ा सा बताना चाहेंगे आपको। उसमें बताया गया था कि गरीबी मुक्ति, ये जो 2025-26 का जो बजट हुआ था उसमें ये बात कही गई थी कि गरीबी से मुक्ति, 100% अच्छे स्तर की स्कूली शिक्षा, बेहतरीन सस्ती सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच, 100% कुशल कामगार के लिए 7 सार्थक रोजगार, आर्थिक गतिविधियों में 70% महिलाएं, और हमारे देश को फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाने वाले किसान, मतलब इस सारी चीज़ों पर दोस्तों बात किया गया था इस पर बजट में दोस्तों। अब हम पहला बारी बारी सभी इंजन पे बात करेंगे, जो इंपॉर्टेंट आपके लिए ज़रूरी है उसको हम बात करेंगे। तो पहला इंजन दोस्तों कृषि है। तो कृषि से क्या करना है क्या नहीं करना उस पर सरकार ने दोस्तों बात किया है। तो पहला जो पॉइंट इसमें है कि प्रधानमंत्री जन धन धान्य कृषि योजना दोस्तों, तो इसमें कहा गया था दोस्तों कि इसके अंतर्गत कृषि उत्पादकता जो किसान उत्पादन करते हैं, तो उसमें दोस्तों 100 जिलों को शामिल किया गया है, और जिससे 1.7 करोड़ किसान दोस्तों लाभान्वित होंगे। ये जो प्रधानमंत्री धन धान्य योजना है उससे दोस्तों। आगे दलहन में आत्मनिर्भरता, मतलब कि भारत को दलहन में क्या करना, आत्मनिर्भरता। इसमें कुछ दालों के बारे में बात किया था कि सरकार तूर उड़द मसूर जो दलहन पौधा है उस पर विशेष ध्यान देगी। और दोस्तों आत्मनिर्भरता के लिए एक 6 वर्षीय दोस्तों अभियान का शुभारंभ करेगी कौन, तो भारत सरकार ने इसमें ये जो पहला इंजन उसमें बात किया था। किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में दोस्तों बात हुआ था। इसमें कहा गया था कि 5.7 करोड़ किसानों के लिए ऋण की सीमा को सुविधाजनक बनाने के लिए जो पहले 3 लाख रुपए था दोस्तों बढ़ा करके 5 लाख कर दिया गया किसान क्रेडिट कार्ड का दोस्तों। वही है दोस्तों कि उच्च उपज देने वाले बीजों पर राष्ट्रीय मिशन, तो अनुसंधान को मजबूत करना, 100 से अधिक उच्च उपज देने वाली और कीट प्रतिरोधी बीज किस्मों को दोस्तों उपलब्धता को सुनिश्चित करना दोस्तों, इस पर बात किया गया था। वहीं वाला बात करेंगे जो बजट आपका जो 25-26 आया था, तो उसमें दोस्तों कितने करोड़ था, क्या उसमें प्राप्तियां थी, क्या पूंजीगत प्राप्तियां थी, वो सब पे बात करेंगे। तो इस पे दोस्तों था, पहले याद रखिएगा इसको, इसका आंकड़ा याद रखना जरूरी आपके लिए है। तो राजस्व प्राप्ति के बारे में बात किया था कि धन मतलब कि प्राप्ति कितना होगा हमें। तो इसमें दोस्तों बताया गया है आपका अनुमान बजट है ये आपका। तो इसमें बताया गया 34,20,409, ये ध्यान दीजिएगा। पूंजीगत प्राप्ति इसमें क्या है, तो पूंजीगत प्राप्ति दोस्तों इसमें 16,44,936 दोस्तों पूंजीगत प्राप्ति है। अब ये राजस्व प्राप्ति पूंजीगत प्राप्ति को जोड़ दीजिएगा तो कुल प्राप्ति आपको दोस्तों प्राप्त हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, तो जोड़ दीजिए यहाँ पर, तो 50,65,345 दोस्तों क्या है, कुल प्राप्ति है जहाँ से हमें धन दोस्तों आ रहा है। वहीं व्यय के बारे में बात करें, कहाँ कहाँ व्यय होने वाला है, तो कुल व्यय दिया है, तो कितना व्यय करना है, तो इतना जब प्राप्त हुआ तो इतना हमको व्यय करना है। तो 50,65,345 दोस्तों कुल व्यय है। तो व्यय कहाँ कहाँ करना है, देखिए यहाँ पर कहाँ कहाँ करना है। तो प्रभावी पूंजीगत व्यय दोस्तों जिसमें 15,48,282 है। राजस्व घाटा दोस्तों आपका 5,23,846 है। प्रभावी राजस्व घाटा दोस्तों 96,654 है। राजकोषीय घाटा आपका 15,68,936 है। और प्राथमिक घाटा दोस्तों आपका 2,92,558 है। ये कुछ आंकड़े हैं दोस्तों, तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आगे हम लोग बात करते हैं, आगे हमारा देखिए जो बताए थे आपको वही बातें यहाँ बताई गई है कि जो आपका
कुल जो बजट हुआ 2025-26 में दोस्तों, जो करोड़ में आपका 50,65,345 करोड़ दोस्तों। तो कहाँ कहाँ पर कहाँ कहाँ खर्च करना है उसके बारे में दोस्तों यहाँ बताया गया है। तो ब्याज पर दोस्तों 12,76,338 रुपये 38 है, करोड़ बोल सकते हैं। परिवहन पर दोस्तों देखिए सबसे ज़्यादा किस पर खर्च हो रहा है उसको आपको याद रखना है यहाँ पर। तो परिवहन पर 5,48,000 है, 5,48,649 है। रक्षा पर दोस्तों 4,91,000 है। प्रमुख सब्सिडी तो 3,83,000। पेंशन पर 2,76,000 है दोस्तों। ग्रामीण विकास पर 2,66,000। और गृह संघ राज्य क्षेत्र जो दोस्तों हैं उसके सहित 2,33,000 है आपका। कर प्रशासन पर दोस्तों 1,86,000 है आपका। वहीं बात करते हैं हम लोग आगे कि कृषि एवं संबंध कार्यकलाप पर दोस्तों 1,71,000 है। शिक्षा पर दोस्तों 1,28,000। स्वास्थ्य पर दोस्तों 98,311 है। शहरी विकास पर दोस्तों 96,775 है। IT और दूरसंचार पर 95,000 है दोस्तों। ऊर्जा पर 81,000। वाणिज्य एवं उद्योग पर दोस्तों 65,000 है। वित्त पर दोस्तों 62,000। और सामाजिक कल्याण पर दोस्तों कितना आपका 60,000 है। और कुछ इधर भी दिया है, वैज्ञानिक विभाग हो गया 55,000। विदेश मामले 20,000। और पूर्वोत्तर विकास के लिए दोस्तों 5,915 है। और अन्य पे दोस्तों 4,82,653 है दोस्तों। तो इस पर देखिए सबसे ज़्यादा खर्च कहाँ पर हो रहा है उसको हम यहाँ पर ब्याज पर दोस्तों सबसे ज़्यादा क्या हो रहा है खर्च हो रहा है 12 प्रकार का ब्याज पर दोस्तों अनुमान है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा यहाँ पर हो रहा है दोस्तों। उसका परिवहन हो गया, फिर आपका मतलब सीरियल दिया है किस तरह से जहाँ कैसे कैसे किस पर खर्च होता है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब वहाँ पर जो दोस्तों 2025-26 में सबसे खास बात क्या थी कि इसमें एक नई कर व्यवस्था दोस्तों लाया गया था, मतलब टैक्स को लिए लाया गया था। इसमें कहा गया था कि 0 से 4 लाख रुपया तक का जिसका दोस्तों इनकम है उस पर कोई किसी प्रकार का दोस्तों टैक्स नहीं लगेगा, शून्य मतलब टैक्स है। 4 से 8 लाख का है उससे 5% दोस्तों। 8 से 12 लाख है उसको 10%। 12 से 16 है दोस्तों उसको 15%। 16 से 20 दोस्तों इसको 20%। 24 से 20 से 24 लाख का जिसका इनकम है दोस्तों सालाना उसका 25%। और 24 लाख से ऊपर जिसका है दोस्तों उसको 30% दोस्तों टैक्स देना पड़ेगा। आगे हम लोग बात करते हैं कुछ और के बारे में, जो घाटे की प्रवृत्ति है, GDP का प्रतिशत कितना है, राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत है। तो राजकोषीय घाटा तो प्रतिशत में याद रखिएगा, ये आपसे आंकड़ा अगर ये आंकड़ा भी याद रखता तो कोई दिक्कत नहीं है। तो राजकोषीय घाटा के बारे में बात करेगा तो 15.69 लाख करोड़ दोस्तों। GDP का दोस्तों 4.4% 4.4% राजकोषीय घाटा है दोस्तों। राजस्व घाटा बोलेगा तो GDP का दोस्तों 1.1.5% याद रखिएगा। प्राथमिक घाटा बोलेगा तो 0.8%। और प्रभावी राजस्व घाटा बोलेगा दोस्तों 0.3% राजस्व। राजकोषीय घाटा 4.4, राजस्व घाटा 1.5, प्राथमिक घाटा 0.8 और प्रभावी राजस्व घाटा दोस्तों 0.3%। वहीं बात करेंगे दोस्तों कि जो पहला इंजन था उसमें और बात किया गया था कपास उत्पादन मिशन के लिए दोस्तों, कि बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना के लिए बात किया गया था। अभी हाल फिलहाल में मोदी जी गए थे आपका मोतिहारी में भाषण देने के लिए, तो वहाँ भी दोस्तों मखाना बोर्ड की स्थापना के बारे में बात किए थे कि बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी। जो मिथिला क्षेत्र है वहाँ पर दोस्तों मत्स्य विकास के लिए भी दोस्तों जोड़ दिया गया था इस बजट में। तो इसमें अंडमान निकोबार और जो लक्षद्वीप है दोस्तों वहाँ पर ये ध्यान केंद्रित करने के लिए दोस्तों जोड़ दिया गया था। और असम में दोस्तों यूरिया संयंत्र की स्थापना के बारे में दोस्तों बताया गया था। वहीं बात करते हैं दूसरा जो इंजन था आपका MSME दोस्तों जो था दोस्तों उस पर दोस्तों ध्यान देने के लिए, तो उस पर हम कुछ हाईलाइट किए हैं जो आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी है। जैसे MSME के लिए दोस्तों ऋण के लिए कवर कितना ऋण है दोस्तों, तो गारंटी कवर 5 करोड़ रुपया था दोस्तों, उसको बढ़ा करके 10 करोड़ कर दिया गया। कितना पहले 5 करोड़ था अब उसको 10 करोड़ कर दिया गया है। खिलौना क्षेत्र में विकास के लिए दोस्तों इसमें क्लस्टर और नवाचार आधारित विनिर्माण वैश्विक बाजारों में दोस्तों मेक इन इंडिया ब्रांड को बढ़ावा देने के लिए, मतलब कि जो हमारा खुद भारत का बना हुआ दोस्तों मेक इन इंडिया उसका सामान को दोस्तों बेचने के लिए। वहीं तीसरा इंजन जो आपका निवेश है, चौथा आपका निर्यात है। तो जो आपका तीसरा जो इंजन था दोस्तों निवेश पे दोस्तों जो बात किया गया था, इसमें कहा गया था कि जो शहरी चुनौती है उसके बारे में दोस्तों इसमें सवाल किया गया था, इसमें मतलब बात किया गया था जो शहरी चुनौती है तो इसके लिए क्या किया जाएगा, सरकार क्या करेगी 1 लाख करोड़ रुपया दोस्तों आवंटन करेगी। और जो इसमें वित्त वर्ष 2025-26 में दोस्तों इसके लिए 10,000 करोड़ आवंटित किए गए, मतलब 1 लाख रुपया क्या करेगी दोस्तों, जो शहर में जो चुनौतियां उसको दूर करने के दोस्तों ये बात किया गया था। जो 25-26 का जो बजट हुआ है दोस्तों इसमें 10,000 करोड़ दोस्तों धन आवंटित दोस्तों किया गया है उसमें चुनौतियों को दूर करने के लिए। आगे है दोस्तों जल जीवन मिशन दोस्तों। जल जीवन मिशन में दोस्तों कुल बजट का परिव्यय का दोस्तों बढ़ा करके 65,000 करोड़ दोस्तों कर दिया गया है। इस मिशन की अवधि 2028 तक दोस्तों बढ़ा दी गई है। और इस मिशन में 15 करोड़ परिवार दोस्तों क्या हुए लाभान्वित हुए जल जीवन मिशन से दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा 2028 तक। आगे है डे केयर कैंसर सेंटर दोस्तों, तो इनमें 3 वर्षों तक सभी जिलों में अस्पतालों स्थापित किए जाएंगे। और वर्ष 2025-26 तक 200
सेंटर दोस्तों स्थापित करने का दोस्तों लक्ष्य रखा गया है, जिसमें कैंसर उपचार के लिए किफ़ायती उपलब्धता दोस्तों सुनिश्चित की जाएगी। दोस्तों ऐसी बातें इसमें बताई गई है। जो आपका निवेश है दोस्तों, निवेश कहाँ कहाँ करना है उसमें उड़ान के बारे में पता ही है, उड़ेगा देश का आम नागरिक दोस्तों। फिर बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के बारे में तो बात किया गया था कि बिहार में कहाँ पर निवेश कर रहे हैं सरकार, तो बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के विकसित किए जाएंगे। साथ ही पटना एयरपोर्ट का विस्तार और बिहटा में दोस्तों, जो बिहटा पटना में है, ब्राउन एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा। मतलब कि पटना एयरपोर्ट जो देख रहे हैं आप, जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट, वो दोस्तों उसको विस्तार किया जाएगा। और बिहटा में दोस्तों ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट के बारे में दोस्तों बात किया गया है। वही चौथा इंजन बोलेंगे, चौथा इंजन दोस्तों निर्यात है। इसमें कुछ ऐसा हाईलाइट पॉइंट नहीं था, इसे याद रखना है, लेकिन दोस्तों अभी आपके बिहार पुलिस एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है, तो इंजन याद रखिएगा चौथा इंजन क्या है। तो इस तरह से हम कुछ पॉइंट दोस्तों देख चुके हैं बजट का। अब आगे आते हैं हम लोग। अब कुछ जो केंद्र सरकार द्वारा योजनाएं दोस्तों शुरू की गई है, जब से मतलब कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं तब से लेकर के अब तक कौन कौन सी योजनाएं है उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, जो आपके एग्जाम में हमेशा अक्सर एक दो क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाता है। जैसे नमामि गंगे योजना दोस्तों, ये जुलाई 2014 में दोस्तों इसका आरंभ हुआ था जल संसाधन मंत्री द्वारा। इसका उद्देश्य क्या था, तो गंगा नदी को दोस्तों शुद्ध करना, मतलब कि उसको दोस्तों संरक्षण करना दोस्तों। वहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में पता होगा आपको, ये 28 अक्टूबर 2014 को दोस्तों वित्त मंत्रालय दोस्तों इसका शुभारंभ किया गया था। इसमें कहा गया था कि जो परिवार हैं, एक परिवार के जितने परिवार के लोग हैं उसमें से कम एक का दोस्तों अकाउंट कम से कम होना चाहिए, बैंक खाता होना चाहिए। और इसमें दोस्तों 26 फरवरी 2020 तक दोस्तों इसका आंकड़ा 38.18 करोड़ दोस्तों क्या है खाता खोले जा चुके हैं। और इसमें जो लाभ है, इसमें 2 लाख रुपये दुर्घटना बीमा है दोस्तों, और 30,000 रुपये तक का जीवन बीमा दोस्तों है, इसमें बताया गया है। वहीं बात करते हैं मेक इन इंडिया के बारे में कि मेक इन इंडिया दोस्तों कब शुरू हुआ था, तो 25 सितंबर 2014 को दोस्तों शुरू हुआ था। ये देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों, कि मतलब हमारे देश में भी जो सामान मैन्युफैक्चर दोस्तों किया जाए। सांसद आदर्श ग्राम योजना दोस्तों, जो 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण की जयंती था उस समय दोस्तों ये लागू किया था, उसमें शुभारंभ हुआ था। इसमें कहा गया था कि संसद जो है मतलब सांसद हैं उनको क्या करना है, तो हर एक सांसद को कम से कम 3 गांव दोस्तों क्या करना है, गोद लेना है और उसका दोस्तों विकास करना है। अब दोस्तों 2024 में इसको 8 कर दिया गया है, ये ध्यान दीजिएगा। आगे है मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण के लिए दोस्तों, ये 25 दिसंबर 2014 को दोस्तों ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा शुरू किया गया था। उद्देश्य इसका था दोस्तों कि 2020 तक तो संपूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य को प्राप्त करना है। इसमें 7 बीमारियों के बारे में बताया गया था, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा, हेपेटाइटिस बी के लिए दोस्तों टीकाकरण का शुरू किया। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ दोस्तों, जो बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015 को दोस्तों महिला बाल विकास मंत्रालय शुरू किया गया था। जो लैंगिक समानता है दोस्तों, मतलब जो लैंगिक हमारे देश में समाज में असमानता है, उस असमानता को दूर करके दोस्तों लैंगिक समानता स्थापित करना है। और जो देख रहे हैं महिलाओं और पुरुषों में दोस्तों जो क्या है आपका लिंगानुपात है दोस्तों, लिंगानुपात देख रहे हैं अंतर कितना वो ज़्यादा है दोस्तों। अभी अगर भारत के जनगणना के बारे में बात करें तो 1000 पुरुष पर कितने महिलाएं दोस्तों, तो 1000 पुरुष पर आपका 943 महिला, मतलब ये अंतर को दोस्तों क्या करना है, हमें कम करना है दोस्तों। इसके लिए शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना दोस्तों आपका चला था 2015 में, ये लागू हुआ था। माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी द्वारा दोस्तों ये मुद्रा मतलब कि इसका फुल फॉर्म है। और ये इसमें कहा गया था कि सूक्ष्म उद्यमों के विकास के लिए क्षेत्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करना एवं ऋण देना, प्रकार शिशु, किशोर एवं तरुण उपलब्धता कराना दोस्तों। इसमें शिशु के तहत 50,000, किशोर के तहत 5 लाख, तरुण के तहत 10 लाख रुपए तक का लोन देने के लिए तो बात इसमें किया गया था। अटल पेंशन योजना से दोस्तों आप क्या होंगे, वाकिफ होंगे, बैंक में जाते होंगे तो वहाँ पर ये हमेशा क्या आता है, वहाँ के जो बैंक के कर्मचारी होते हैं लोगों को दोस्तों इसके लिए प्रेरित करते हैं। ये 9 मई 2015 को दोस्तों क्या होता है, वित्त मंत्रालय द्वारा शुरू किया जाता है। इसमें कहा गया है कि 18 से 40 वर्ष के व्यक्ति को बैंक में जमा किए गए रुपए का 1000 से 5000 तक दोस्तों क्या करना है, पेंशन प्राप्त होगा। उसके लिए दोस्तों क्या होता है, मतलब 18 से 40 वर्ष के बच्चे जो लोग हैं दोस्तों वो 18 से 40 तक, मतलब आपका उम्र 45 साल है तो आप इस लाभ के लिए दोस्तों हकदार नहीं है। मतलब कि आप अगर 18 साल के हो गए हैं तो दोस्तों क्या करना है, आपको जो आपका अकाउंट है जिस बैंक में दोस्तों वहाँ पर आपको क्या करना है, एक फिक्स राशि 50 रुपया, 100 रुपया, 500 जितना आपको हो सकता है दोस्तों उतना आप जमा कीजिए। उसी के हिसाब से आपको हर साल 60 साल के बाद दोस्तों क्या मिलेगा, आपको पेंशन मिलेगा दोस्तों। इसमें ये कहा गया है अटल पेंशन योजना, ये ध्यान दीजिएगा। आगे हम लोग बात करते हैं अमृत योजना दोस्तों। जो अमृत योजना ये शुभारंभ कब हुआ है, तो ये दोस्तों अभी आपका जून 2015 को शुरू हुआ है। ये अमृत का मतलब दोस्तों याद रखिएगा अटल मिशन एंड रिजर्वेशन दोस्तों एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन दोस्तों। जो अर्बन शहरी क्षेत्र है दोस्तों उसको विकास करने के लिए इसमें इसके अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी बनाने के लिए 500 शहरों में आधारभूत सुविधाओं को विकास करने के लिए 2022 तक शहरी इलाकों में सभी घरों को दोस्तों इसमें जोड़ने का बात किया गया है, ये ध्यान दीजिएगा योजना में शामिल करने का।
स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में, ये 25 जून 2015 को शुरू किया गया था। 100 शहरों का चयन करके उसका विकास करना है। सिंगापुर के सहयोग पर दोस्तों यह स्मार्ट सिटी शुरू हुआ, इसको भी ध्यान दीजिएगा। आगे हम लोग आते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में कि शुभारंभ ये 25 जून 2015 को हुआ था। इसमें 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करने के दोस्तों ये उद्देश्य रखा गया था। डिजिटल इंडिया के बारे में बात करते हैं। डिजिटल इंडिया मिशन ये 1 जुलाई 2015 को शुरू हुआ था। ये सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिकल जनता तक पहुंचाना दोस्तों, उपलब्ध कराना दोस्तों, ये इसका था। स्किल इंडिया के बारे में बात करेंगे तो ये 2015 में शुरू हुआ था। 2022 तक युवाओं को कौशल विकास करने के दोस्तों ये योजना शुरू किया गया था। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना दोस्तों, ये सभी गाँवों को विद्युतीकरण के लिए 2015 में योजना शुरू किया गया था। सागरमाला के बारे में बात कर लेते हैं तो सागरमाला परियोजना दोस्तों आपका शुरू हुआ था 31 जुलाई 2015 को। बंदरगाहों को विकास तथा सड़क मार्ग, उन्हें सड़क रेल परिवहन से जोड़ना। जो बंदरगाह हैं, जो समुद्रीय जो समुद्र किनारे दोस्तों हैं, जो आपके राज्य दोस्तों, उसको क्या करना है, जो सड़क परिवहन तक दोस्तों जोड़ने के लिए, मान लीजिए सामान वहाँ से आता है तो उसको जहाँ तक ले जाना, उसको जोड़ने के लिए सुविधा हो सके दोस्तों, उसके लिए सागरमाला परियोजना शुरू किया गया था। उदय के बारे में अगर हम बात करें, उदय योजना दोस्तों तो ये भी 2015 में शुरू किया गया था, कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय द्वारा। ये उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना दोस्तों ये शुरू किया गया था। ये उद्देश्य इसका था बिजली वितरण करने वाले कंपनी को वित्तीय सुधार हेतु इस योजना से जुड़ने वाले पहला राज्य दोस्तों कौन है, झारखंड है दोस्तों, इसको ध्यान दीजिएगा उदय योजना से। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन दोस्तों ये आपका 2016 में शुरू हुआ था। गाँवों को क्लस्टर अधिनियम आधारित विकास करने के लिए दोस्तों ये शुरू किया गया था। आगे हम लोग बात करते हैं सेतु भारतम योजना दोस्तों, जो 2016 में दोस्तों ये शुरू हुआ था। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री द्वारा शुरू किया गया था। राष्ट्रीय जो NH दोस्तों, उसको रेलवे क्रॉसिंग से रहित बनाना, मतलब कि देखते होंगे कि NH है, वहाँ से क्या है, रेलवे क्रॉसिंग। मान लीजिए क्या है दोस्तों, ये आपका NH है, सड़क मार्ग है, यहाँ पे क्या रेलवे क्रॉसिंग दोस्तों क्या कर जा रहा है, तो इसको क्या करना दोस्तों, इससे रहित बनाना है, मतलब इससे दूर करना दोस्तों, इसीलिए इसको सेतु भारतम योजना लाया गया है। स्टैंड अप इंडिया बोलेगा दोस्तों, ये दोस्तों 2016 में वित्त मंत्रालय द्वारा लाया गया था। इसमें नई कंपनियां स्थापित करने के लिए 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण देने की दोस्तों बात की गई थी। उड़ान के बारे में बात करेंगे तो उड़ेगा देश का आम नागरिक दोस्तों, इसका फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक। 2017 में दोस्तों क्या हुआ था, इसका शुभारंभ हुआ था। पूरा नाम इसका उड़े देश का आम नागरिक। देश के आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा के दोस्तों सुलभ कराने के लिए ये उड़ान योजना लाया गया था। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना LPG के बारे में सुने होंगे, 2016 में इसको दोस्तों शुरू किया गया था। उद्देश्य था कि BPL परिवार को मुफ्त LPG कनेक्शन देना दोस्तों, लेकिन इससे बहुत सारी महिलाएं या बहुत सारे बोलिए परिवार दोस्तों त्रस्त हैं ये योजना से दोस्तों। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा BPL परिवार को प्रति कनेक्शन 1600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसको हम लोग आयुष्मान भारत के नाम पर जानते हैं, ये 2 सितंबर 2018 में दोस्तों झारखंड की राजधानी रांची से शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य गरीब परिवारों को 5 लाख तक का दोस्तों कैश रहित स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना। वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना दोस्तों, जो 2017 में शुरू हुआ था भारतीय LIC द्वारा। 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को गारंटीकृत ब्याज दर से 10 वर्षों के लिए 8% दोस्तों होगी, ये ध्यान दीजिएगा। दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना दोस्तों, ये आपका शुभारंभ नवंबर 2017 को हुआ था। स्कॉलरशिप ऑफ द प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टाम्प एज अ हॉबी दोस्तों, ये इसका फुल फॉर्म है स्पर्श का। ये 6 से 6वीं 6th क्लास से लेकर 9वीं क्लास के बच्चों को डाक टिकट संग्रह में रुचि हेतु छात्रवृत्ति योजना दोस्तों। लाभ अधिकतम 40 छात्रों के लिए कुल 6000 रुपये प्रति वर्ष तो छात्रवृत्ति के तौर पर दोस्तों इसमें मिलेगा। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना दोस्तों शुरू किया गया है ये जुलाई 2017 में दोस्तों। 60 या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन के विकल्प चुनने पर 10 वर्ष हेतु 8% की गारंटी युक्त रिटर्न दोस्तों मिलेगा। ये प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, जिसको सौभाग्य योजना के नाम पर जानते हैं, ये भी देश में विद्युतीकरण के लिए, घरों में विद्युतीकरण के लिए दोस्तों, ये सितंबर 2017 में दोस्तों शुभारंभ इसका हुआ था। PM किसान सम्मान निधि योजना दोस्तों, आपका शुरुआत इसका 24 फरवरी 2019 को हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, तो देश में जो किसान है उसको 6000 रुपये प्रति वर्ष देना है दोस्तों, किस्त के रूप में। 3 किस्त मिलेगा 2-2 हज़ार का दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा, 4-4 महीने पर मिलता है। आगे हम लोग बात करते हैं प्रधानमंत्री योगी मानधन योजना दोस्तों, जो आपका है ये 2019 में दोस्तों शुरू हुआ था। योजना के पात्र 18-40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक, जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये से दोस्तों कम है। 60 वर्ष की आयु होने पर 3,000 रुपये प्रति महीना दोस्तों उसको मासिक पेंशन मिलेगा। प्रधानमंत्री मानधन योजना दोस्तों जो किसानों के लिए है, तो इसमें ये 12 सितंबर 2019 को झारखंड रांची से दोस्तों ये शुभारंभ हुआ इसका। 60 वर्ष की आयु होने पर न्यूनतम ₹3,000 प्रति माह पेंशन दोस्तों मिलेगा। 18-40 वर्ष के किसान के लिए 2 हेक्टेयर जमीन दोस्तों, इसके लिए पात्र कौन पात्र होंगे, 18-40 वर्ष के जो किसान होंगे वो, और उनके पास 2 हेक्टेयर जमीन होना चाहिए दोस्तों। अग्निपथ योजना दोस्तों जो आया था, इसका विरोध भी दोस्तों बहुत ही जोरों शोरों से हुआ था।
योजना की घोषणा दोस्तों जून 2022 को होता है। योग्यता 10वीं से 12वीं पास युवाओं के लिए है, जिनका भी 17 से लेकर के 21 से 23 वर्ष तक होना चाहिए दोस्तों। इस योजना के तहत युवाओं को 4 साल के लिए 3 सेना, जो थल सेना, जल सेना, वायु सेना भर्ती की जाएगी, जिन्हें अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा दोस्तों। 4 साल के अग्निवीरों को सेवा निधि पैकेज के तहत 11.71 लाख रुपये का भुगतान दोस्तों किया जाएगा। सेवा समाप्ति पर अग्निवीरों को CAPF एवं असम राइफल पर दोस्तों 10% का दोस्तों आरक्षण दिया जाएगा। साथ ही मेरिट के आधार पर 25% अग्निवीरों को दोस्तों चयन कर अस्थायी रूप से दोस्तों उनको उसमें रखा जाएगा दोस्तों। ये बात हुआ था। आगे है PM विश्वकर्मा योजना दोस्तों। इसमें शुभारंभ इसका सितंबर 2023 में दोस्तों हुआ था नई दिल्ली से। इसका उद्देश्य था कि पारंपरिक शिल्पकारों और कामगारों को 30 लाख रुपए तक का परिवारों को बिना गारंटी का न्यूनतम ब्याज देने का दोस्तों ये उद्देश्य था इसका। इसके लिए 13,000 करोड़ रुपए का बजट दोस्तों प्रावधान भी किया गया था। इसके तहत 18 पारंपरिक व्यवसायों को दोस्तों शामिल किया गया। PM किसान जनमन योजना दोस्तों अगर बात करें उसके तो 2023 में दोस्तों नवंबर 2023 में शुरू किया गया था, झारखंड से शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाभियान दोस्तों, जिसको PM जनमन का नाम जाना जाता है। इसमें इसका उद्देश्य था दोस्तों कि कमजोर जनजाति समूहों को समुदाय है उनके सामाजिक आर्थिक स्थिति को सुधार करना है दोस्तों। यह योजना 9 मंत्रालयों के माध्यम से 11 महत्वपूर्ण कार्यों पर दोस्तों ध्यान केंद्रित करता है। इसकी अवधि 2023 से लेकर 25-26 तक तो रखी गई थी। कुल 24,104 करोड़ बड़ी व्यय एवं अभियान में केंद्र एवं राज्यों का अंश दोस्तों क्रमशः 15,336 करोड़ और 8,768 करोड़ रुपए दोस्तों रहने का अनुमान था इसमें। आगे है PM सूर्य घर योजना दोस्तों, आपका मुफ्त बिजली योजना के बारे में। ये फरवरी 2024 में शुरू किया गया था मोदी जी के द्वारा। ये प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के नाम से भी जाना जाता है। इसके तहत 1 करोड़ घरों के छतों पर सौर सेल लगाने के लिए बात की गई थी। हर महीने 300 यूनिट तक का निःशुल्क बिजली प्राप्त होगी। इसके तहत 78,000 रुपये तक का सब्सिडी दोस्तों प्रावधान किया गया था, ये भी ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं जो राज्य सरकार दोस्तों योजनाएं लाए अलग अलग राज्य, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश राज्य उनकी जो सरकारें लाई है कौन कौन सी योजना उसके बारे में देखते हैं हम लोग। तो डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक योजना दोस्तों, ये राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को सार्वभौमिकता के लिए दोस्तों लाया गया था। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना याद रखिएगा, इसे याद रख लीजिए, आसानी से आपको हो जाएगा। उसके बाद पंचामृत योजना दोस्तों आपका गया। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना हो गया। नंदिनी कृषक समृद्धि योजना और बाल श्रमिक विद्या योजना दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार की है। उसी तरह से आगे हम याद रखते हैं लाडली बहन योजना दोस्तों, जो मध्य प्रदेश सरकार की है। 1,000 प्रति माह पेंशन देने की बात की गई थी दोस्तों, जो गरीब महिलाएं जो बहनें हैं उनके लिए। लाडली लक्ष्मी योजना दोस्तों जो आपका, ये भी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना दोस्तों लाया गया था मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना। मॉब लीचिंग पीड़ित प्रतिकार योजना दोस्तों आपका। मॉब लीचिंग पीड़ित, ये देख लीजिए, ये इससे प्रश्न बना है कि मॉब लीचिंग की घटना में पीड़ित की मौत होने पर दोस्तों परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा दोस्तों दिया जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। ये स्कूटी योजना हो गया आपका। मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना, ये आपके मध्य प्रदेश सरकार की है। छत्तीसगढ़ वही महताड़ी योजना दोस्तों, जैसे आपका मध्य प्रदेश सरकार की थी उसी तरह से ये भी लाए थे महताड़ी योजना। मुख्यमंत्री महताड़ी न्याय रथ योजना। मुख्यमंत्री मितान योजना। ग्रामीण आवास न्याय योजना दोस्तों छत्तीसगढ़ सरकार की है, उड़ीसा सरकार की है। सुभद्रा योजना, अवाधा योजना, एकार्म योजना परियोजना। मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना, आमा पोखरी योजना, मोहम्मद मोम जंगल जामी योजना दोस्तों, ये सब किसकी है तो उड़ीसा सरकार की है। कर्नाटक सरकार के बारे में बात करेंगे तो गृह लक्ष्मी योजना हो गया, अन्न भाग योजना हो गया, शक्ति योजना दोस्तों। गुजरात सरकार श्रमिक बसेरा योजना हो गया और स्वर्ण योजना दोस्तों हो गया। मुख्यमंत्री झारखंड की सरकार लाई है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना और अबुआ आवास योजना। मुख्यमंत्री मैया, आपको पता है कि बिहार के भी लोग अपनी माता को मैया बोलते हैं, तो झारखंड के भी लोग अपनी माता को मैया बोलते हैं, मैया सम्मान योजना और अबुआ आवास योजना दोस्तों। तेलंगाना में आया है, तेलंगाना सरकार लाई है अभय हस्तम योजना दोस्तों आपका और आसरा पेंशन योजना दोस्तों, इसको भी ध्यान दीजिएगा। आगे हम लोग आते हैं, बात करते हैं राजस्थान सरकार का है इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना। मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना और ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना दोस्तों तमिलनाडु सरकार लाई है। कलैगनार महिला पात्रता योजना महाराष्ट्र सरकार की है। मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना दोस्तों। नमो शेतकारी महासम्मान योजना, लेख लड़की योजना दोस्तों, ये ध्यान याद रखिएगा। हरियाणा सरकार लाई है हर घर गृहिणी योजना, चिराग योजना, चारा बिजाई योजना, एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना दोस्तों। गोवा सरकार गृह आधार योजना दोस्तों। आगे है आंध्र प्रदेश का तो जगना अम्मा वोडी योजना, YSR मत्स्यकारा भरोसा योजना दोस्तों। उत्तराखंड सरकार लाई है उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना दोस्तों। हिम प्रहरी योजना, ये हेल्प कार्यक्रम दोस्तों। वहीं पर बात करेंगे हिमाचल प्रदेश जो भारत का सबसे उत्तरी राज्य है दोस्तों,
वो लाए हैं मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना, सशक्त महिला ऋण योजना, मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री सबल योजना और इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना। दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश सरकार की है। लद्दाख में कुन स्योम योजना दोस्तों आपका। असम की सरकार निजुत मोइन योजना दोस्तों ये लाया गया है। स्वनिर्भर योजना लाया गया है और अरुणोदय योजना दोस्तों लाया गया है, ये आपके असम सरकार द्वारा। मिशन दक्ष के बारे में पढ़े होंगे, जो मतलब कि कमजोर बच्चे उनको शिक्षा देने के लिए दोस्तों लाया गया है, मतलब उस पर विशेष ध्यान देने के लिए मिशन दक्ष बिहार सरकार द्वारा। और मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना लाया गया है बिहार सरकार द्वारा। पंजाब में दोस्तों लोक मिलनी योजना दोस्तों आपका, और स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट दोस्तों पंजाब सरकार लाई है। CM 7 योजना और CM 4 श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना दोस्तों ये त्रिपुरा सरकार द्वारा लाया गया है। तो ये कुछ योजनाओं के नाम थे जो हम देख चुके हैं। अब थोड़ा आते हैं आगे क्या है वो देखते हैं, बात करते हैं ये राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के बारे में दोस्तों। कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं उसको देखते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण आपका यही है, जो खेल में सबसे बड़ा पुरस्कार मिलता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दोस्तों 2024 में 4 व्यक्तियों को दोस्तों मिला है। इसी खेल का नाम पहले था, इसी पुरस्कार का पहले नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इसका नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दोस्तों कर दिया गया है। इसमें 2024 में 4 व्यक्तियों को मिला है। कौन कौन? तो डी गुकेश दोस्तों जो शतरंज के खिलाड़ी हैं, हरमनप्रीत सिंह दोस्तों जो हॉकी के खिलाड़ी हैं, प्रवीण कुमार जो पैरा एथलीट हैं दोस्तों, और मन्नू भाकर दोस्तों जो शूटिंग के हैं दोस्तों। ये चारों का नाम याद रखिएगा, हमेशा इससे प्रश्न बनते हैं। अर्जुन पुरस्कार दोस्तों इसमें कुल 32 व्यक्तियों को मिला 2024 में। आपका कुल 32 व्यक्तियों को 2024 में दोस्तों मिला है, तो उनका नाम याद रखिएगा। ज्योति यारजी एथलीट्स हैं, अनुराजी दोस्तों एथलीट्स हैं, नीतू घंघास दोस्तों बॉक्सिंग प्लेयर है ये, स्वीटी बुरा दोस्तों आपके बॉक्सिंग प्लेयर है, वंतिका अग्रवाल शतरंज खिलाड़ी हैं, सलीमा टेटे झारखंड की है हॉकी प्लेयर, अभिषेक नैना दोस्तों हॉकी प्लेयर हैं, संजय राणा हॉकी खिलाड़ी हैं जर्मन, प्रीत सिंह हॉकी के हैं, सुखजीत सिंह हॉकी के हैं दोस्तों, राकेश कुमार पैरा आर्चरी हैं, प्रीति पाल पैरा एथलीट हैं दोस्तों, दीप्ति जीवन जी दोस्तों पैरा एथलीट हैं, अजीत सिंह पैरा एथलीट हैं। जितने भी देख रहे हैं आप, सचिन सरजेव खिलाड़ी, धर्मवीर प्रवन सुरमा, होकातो सेमा सिमरन जी, नवदीप दोस्तों, नितेश कुमार थुला सीमाती मुरगेशन दोस्तों, नित्याश्री सुमाती सिवान, मनीषा आपके रामदास दोस्तों। ये जो देख रहे हैं ये सब आपके एथलीट है, बैडमिंटन जो पैरा बैडमिंटन होते हैं वो खिलाड़ी हैं आपके, ये हो गए। कपिल परमार दोस्तों पैरा जूडो खिलाड़ी हैं, रुबीना फ्रांसिस दोस्तों आपके पैरा फुटिंग है, मोना अग्रवाल दोस्तों पैरा फुटिंग, और जो स्वप्निल कुशाले हैं दोस्तों ये भी क्या आपके पैरा फुटिंग खिलाड़ी हैं दोस्तों। आगे हम लोग बात करते हैं, सरबजोत सिंह का नाम सुने होंगे, ये शूटिंग खिलाड़ी है। अभय सिंह दोस्तों स्क्वाश खिलाड़ी हैं, साजन प्रकाश तैराकी है, अमन सहरावत का नाम सुने होंगे कुश्ती खेलते हैं दोस्तों ये। आगे है अर्जुन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दोस्तों मिला है, ये कुल 2 व्यक्तियों को, इसमें सुचा सिंह को एथलीट्स हैं, और ये मुरलीकांत राजाराम पेटकर दोस्तों जो पैरा तैराक है दोस्तों। द्रोणाचार्य पुरस्कार दोस्तों जो प्रशिक्षक होते हैं उनको मिलता है, ये नियमित श्रेणी में और ये लाइफ टाइम श्रेणी दोस्तों। तो 2 यहाँ पर 3 आपके नियमित मिला है, और लाइफ टाइम में दोस्तों 2 व्यक्तियों को मिले हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा। पूछता नहीं आपसे प्रश्न, यही पूछेगा आपसे द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है। वहीं खेल रत्न जो आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है दोस्तों, उसकी स्थापना 91-92 में दोस्तों हुई थी राजीव गांधी खेल रत्न के नाम से, जिसको 2021 में नाम बदल करके दोस्तों मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। 24 अक्टूबर 2024 को इस वर्ष ध्यानचंद पुरस्कार को बंद कर इसके स्थान पर अर्जुन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार लाइफ टाइम पुरस्कार तो शुरुआत पहले दोस्तों ये ध्यानचंद पुरस्कार था, लेकिन इसको बंद करके जो इसको ध्यानचंद को कर दिया गया है राजीव गांधी ध्यानचंद खेल पुरस्कार, इसको बंद करके मतलब इसके स्थान पर दोस्तों अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार दोस्तों शुरू किया गया है। अब यहाँ पर जो ग्रैंड मास्टर दोस्तों बनते हैं उसको ध्यान दीजिएगा, जो हाल फिलहाल में बने हैं आपके 86वें नंबर ग्रैंड मास्टर वो LR हरि सिंह जो तमिलनाडु के हैं दोस्तों, 85वें नंबर के P श्याम निखिल दोस्तों तमिलनाडु के ही हैं, 44वें नंबर के आपके वैशाली रमेश बाबू जो चेन्नई के हैं, 83वें नंबर के दोस्तों आदित्य सामंत महाराष्ट्र के हैं, 82वें नंबर के आपके 82 नंबर के भूपला प्रणीत तेलंगाना के, और 81 नंबर ग्रैंड मास्टर दोस्तों सयंतन दास दोस्तों कोलकाता के हैं। तो आपको ये याद रखना है 86 और 85 दोस्तों। आगे दोस्तों जो पुरस्कार राशि मिलती है उसको भी ध्यान दीजिएगा। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दोस्तों में 25 लाख रुपया मिलता है, जिसको ये पुरस्कार मिलता है। अर्जुन अवार्ड में दोस्तों आपको 15 लाख, द्रोणाचार्य पुरस्कार जो लाइफ टाइम मिलता है उसे 15 लाख, नियमित श्रेणी में दोस्तों द्रोणाचार्य पुरस्कार को 10 लाख, और अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार दोस्तों इसमें 10 लाख मिलता है। चलिए आगे चलते हैं।
आगे बात करते हैं नोबेल पुरस्कार किनको किनको मिला 2024 का। 2025 का तो अभी जारी नहीं हुआ है। नोबेल पुरस्कार से आपको 2 प्रश्न अभी तक आ चुके हैं, 2 शिफ्ट में, 2 चरण में एग्जाम हुआ, 2 शिफ्ट में। एक और साहित्य का, शांति का पूछ चुका है। तो जो बचा है दोस्तों वही पूछेगा आपसे। तो चिकित्सा का नोबेल किनको मिला है 2024 में दोस्तों? तो विक्टर एम्ब्रोस जो अमेरिका के, और गैरी रूकुन को दोस्तों याद रखिएगा। एम्ब्रोस और रूकुन को दोस्तों क्या मिला? चिकित्सा का दोस्तों मिला है आपका ये नोबेल। तो ये माइक्रो आरएनए की खोज और जीन विनियमन एवं में इनकी भूमिका के लिए, मतलब माइक्रो आरएनए याद रखिएगा। भौतिकी का जो नोबेल मिला है दोस्तों वो हॉपफील्ड को मिला है और हिल्टन को मिला है। हॉपफील्ड और हिल्टन को दोस्तों मिला है भौतिकी का नोबेल, दोनों याद रखिएगा। रसायन का दोस्तों डेविड बेकर और डेमिस हसाविस को दोस्तों, और उसके अलावा दोस्तों एक और है जम्पर, मतलब 3 व्यक्तियों को मिला है, वेकर, हसाविस और जम्पर को दोस्तों मिला है, ये ध्यान दीजिएगा। शांति का दोस्तों निहोन हिंडाक्यो दोस्तों जापानी संगठन है जो परमाणु हथियारों को दोस्तों, मतलब परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व को बनाने का प्रयास में दोस्तों ये लगे हुए हैं। अर्थशास्त्र को बोलेंगे उसमें 3 लोगों को मिला दोस्तों आपको, तो डेरन एस मोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन को दोस्तों ये अर्थशास्त्र का नोबेल मिला है, थोड़ा इसको भी ध्यान दीजिएगा। साहित्य का हान कांग दोस्तों दक्षिण कोरिया के हैं, इनको दोस्तों साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। कुछ और भी दोस्तों हम लोग प्रतियोगिता होती है उसको देख लेते हैं। जैसे आपको मिस वर्ल्ड 2025 का दोस्तों जो 72वें नंबर का जो जीती हैं, मतलब प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किए हुए हैं, ओपला सुचाता चुआंगस्की दोस्तों, ये क्या है आपके मिस वर्ल्ड 2025 के दोस्तों, तो इसको याद रखिएगा। और इसमें एक ही याद रख लीजिएगा आप, मिस यूनिवर्स याद रखिएगा 2024 का 73वें नंबर का दोस्तों जो बनी है आपके विक्टोरिया कजेर थेल्विक दोस्तों, ये याद रखिएगा। और ये सब प्रश्न आपसे पूछेगा नहीं। आगे हम लोग आते हैं पद्म पुरस्कार के बारे में दोस्तों, और इसमें कुछ नहीं है। अब पद्म पुरस्कार के बारे में जानते हैं दोस्तों। 2025 में दोस्तों कितने व्यक्तियों को मिला है, उससे बिहार से कितने संबंधित थे उसको जानेंगे। तो पद्म पुरस्कार दोस्तों 2025 में कुल 139 व्यक्तियों को मिला है, जिसमें आपका पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री तीनों हैं दोस्तों। इसमें 7 लोगों को पद्म विभूषण मिला है, 19 लोगों को पद्म भूषण मिला है और 113 लोगों को पद्मश्री मिला है। अब इस जो 139 उसमें 23 महिलाएं हैं दोस्तों, 10 विदेशी हैं और 13 मरणोपरांत सम्मानित व्यक्तियों को दोस्तों मिला, मतलब कि 13 मरणोपरांत व्यक्तियों को ये सम्मान मिला है दोस्तों। 23 महिलाओं को याद रखिएगा, 10 विदेशी और 13 मरणोपरांत दोस्तों। अब 7 लोग जो पद्म विभूषण मिले हैं उसका नाम याद रखना है आपके। दुवर नागेश्वर रेड्डी दोस्तों चिकित्सा के क्षेत्र में इनको मिला है, तेलंगाना के रहने वाली हैं। न्यायमूर्ति श्री जगदीश सी खेहर दोस्तों, ये चंडीगढ़ के रहने वाले हैं। श्रीमती कुमुदीन रजनीकांत लाखिया दोस्तों, ये भी आपके गुजरात के रहने वाले हैं। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम दोस्तों कला में मिला है, कर्नाटक के रहने वाले हैं। एमटी वासुदेवन नायर दोस्तों, ये मरणोपरांत इनको मिला है। ओसामू सुजुकी जो मारुति सुजुकी के संस्थापक दोस्तों, इनको मरणोपरांत दोस्तों मिला है। और शारदा सिन्हा बिहारी कोकिला दोस्तों, इनको मरणोपरांत, ये कला के क्षेत्र में दोस्तों ये गायिका थी, इन्हें बिहार कोकिला भी कहा जाता था, ये बिहार की रहने वाली थी दोस्तों, याद रखिएगा शारदा सिन्हा। तो ये 7 का नाम दोस्तों याद रखना है आपको। आगे 19 लोगों को पद्म भूषण मिला है, क्या मिला है? 19 लोगों को पद्म भूषण, जिसमें आपका सुशील कुमार मोदी जी भी दोस्तों इसमें शामिल हैं। देखिए यहाँ पर दिया होगा सुशील कुमार मोदी जी का नाम, जो बिहार से संबंधित है। PR श्रीजेश हो गए, तो इनका नाम हमको एक बार पढ़ के सुना देते हैं कौन कौन है। तो पद्म विभूषण मिलने वाले 19 व्यक्ति को है एस सूर्य प्रकाशन, अनंत नाग, विवेक देवराय, जतिन गोस्वामी, चाको प्रियामपुरम, कैलाश नाथ दीक्षित, मनोहर जोशी दोस्तों, नल्ली कुपोस्वामी चेट्टी, नंदुमुरी बालकृष्ण, PR श्रीजेश जो आपके हॉकी के खिलाड़ी थे, गोलकीपर थे दोस्तों ये आपके। पंकज पटेल, पंकज उदास दोस्तों, राम बहादुर राय, साध्वी रितम्बड़ा, अजीत कुमार, शेखर कपूर, शोभना चंद्र कुमार, सुशील कुमार मोदी जी को जो बिहार संबंधित है दोस्तों। विनोद धाम दोस्तों, ये भी आपके ये विदेशी हैं जो अमेरिका के रहने वाले दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। 113 लोग दोस्तों जिनको मिला है क्या आपके पद्मश्री। तो इसमें जो हम हाईलाइट किए हुए बिहार के लोग हैं दोस्तों, उनको किस मतलब मिला है उसका नाम याद रखिएगा। तो बिहार के कितने लोग हो गए? एक हो गए, एक ये हो गए, 2 3 4 5 लोगों को दोस्तों क्या मिला है आपके पद्मश्री मिला है बिहार से। 1 लोगों को बिहार से मिला है पद्म भूषण और 1 लोग जो है बिहार से उनको मिला है पद्म विभूषण दोस्तों। तो कुल कितने हो गए? 5 6 7 लोग हो गए दोस्तों जिनको पद्म अवार्ड दोस्तों मिला है। तो भीम सिंह भावेश इनको सार्वजनिक कार्य के लिए मिला है। हेमंत कुमार दवा के क्षेत्र में दोस्तों इनको मिला है। किशोर कुमार को सिविल सेवा के लिए मिला है। श्रीमती निर्मला देवी को कला के क्षेत्र के लिए मिला है। विजय नित्यानंद सूरी स्वर जी महाराज को दोस्तों आध्यात्मिकवाद के लिए दोस्तों मिला है, ये ध्यान दीजिएगा। और भी आपके लिए जरूरी है, आर अश्विन को भी दोस्तों मिला है आपको ये पद्मश्री दोस्तों, याद रखिएगा इनका भी नाम, कभी कभी एग्जाम में आपसे
पूछ देगा। तो इस तरह से हम लोग इसको भी देख चुके हैं। अब आते हैं आगे कुछ अन्य पुरस्कार दोस्तों जो आपके एग्जाम में पूछते हैं, जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में जो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो 2024 में जो 59 नंबर का जो मिला है दोस्तों, किनको मिला है? विनोद कुमार शुक्ल का दोस्तों, ये हिंदी के लेखक है दोस्तों। इससे पहले जो 58वां मिला था दोस्तों, 2 जो है आपके व्यक्ति को मिला था, गुलजार को जो उर्दू कवि हैं, और जगत गुरु राम भद्राचार्य को दोस्तों मिला था आपका। व्यास सम्मान दोस्तों आपका साहित्य के क्षेत्र में मिलता है। ये क्षेत्र भी याद रखिए किस क्षेत्र में मिल रहा है। तो 2024 में दोस्तों 34वां सूर्यबाला को मिला था उपन्यास कौन देश को वासी, जो वेणु की डायरी दोस्तों, यहाँ से दोस्तों उपन्यास था इनका, इनके लिए मिला था। सरस्वती सम्मान दोस्तों साहित्य क्षेत्र में मिला है दोस्तों, इसको ध्यान दीजिएगा। 2024 का याद रखिए। तो इसका तो बहुत पुराना हो गया, आपसे एग्जाम में पूछेगा नहीं, 24 का पूछेगा। तो साधु भद्रेश दास दोस्तों, जिनकी पुस्तक का नाम था स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। और जो 22वां मिला है दोस्तों, जो 2022 का जो मिला है अभी हाल फिलहाल में, किनको? मिथुन चक्रवर्ती जी को मिला है दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। और 53वां जो मिला था वाहिदा रहमान को 2021 में दोस्तों। आगे है दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड। इससे दोस्तों प्रश्न आपसे नहीं पूछते हैं, इस सबको हम नहीं बताना चाहेंगे। ये बिहारी पुरस्कार जो साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों, 2022 में 32वां किसको मिला है? डॉक्टर माधव हाडा को दोस्तों। एक इसकी पुस्तक का नाम था पचरंग चोल पहाड़ सखी रे। मूर्ति देवी पुरस्कार ये भी साहित्य क्षेत्र में मिलता है दोस्तों। तो 2019 के बाद दोस्तों अभी तक पुरस्कार किनको नहीं मिला है, तो विश्वनाथन प्रसाद तिवारी का नाम याद रखिएगा। एबेल पुरस्कार दोस्तों, जिसे गणित का नोबेल कहा जाता है, ये भी आपसे एग्जाम में दोस्तों पूछा है। तो एबेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र से संबंधित है दोस्तों। 2025 में किसको मिला है? तो मसाकी काशीवारा को, जो जापानी गणितज्ञ है दोस्तों। और 2024 में दोस्तों मिशेल टैलाग्रैंड को दोस्तों मिला, जो फ्रांसीसी गणितज्ञ थे। दोनों का नाम याद रखिएगा। एबेल पुरस्कार गणित से संबंधित है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दोस्तों मिशेल वचलेट को मिला है दोस्तों, चिली के पूर्व राष्ट्रपति हैं, ये ध्यान दीजिएगा। यूनेस्को शांति पुरस्कार दोस्तों किनको मिला है? तो एंटोनियो लुइस सेंटोस दा कोस्टा को मिला है दोस्तों, 2024 का है यूनेस्को शांति पुरस्कार, जो पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। गांधी शांति पुरस्कार दोस्तों गीता प्रेस को मिला है 2021 का दोस्तों, उसके बाद अभी तक मिला नहीं है। गोरखपुर उत्तर प्रदेश, गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस दोस्तों। और ये शेख मुजीबुर रहमान 2020 में मिला था, बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति बोल सकते हैं। आगे हैं हम लोग, आते हैं राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार दोस्तों 2023 का दोस्तों मिला है आवासीय शिक्षण संस्थान वनस्थली विद्यापीठ को, जो राजस्थान का है दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। उसके बाद बुकर पुरस्कार दोस्तों, ये भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। 2024 का दोस्तों बुकर पुरस्कार मिला है सामंता हार्वे दोस्तों, जो ब्रिटिश उपन्यास ऑर्बिटल के लिए दोस्तों मिला था इनको। अंतर्राष्ट्रीय बुकर बोलेगा दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में दोस्तों। तो ये 2025 में कन्नड़ लेखिका बानू मुस्तैक को दोस्तों, इनकी पुस्तक का था हार्ट लैम्प के, तो इनको मिला था अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दोस्तों दोनों याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। 2024 में किनको मिला था? तो जेनी एरपनबेक को दोस्तों मिला था, याद रखिएगा। और माइकल हाफमैन को दोस्तों मिला था कैरोस के लिए। 2024 का पूछेगा तो जेनी एरपनबेक, ये पूछ चुका था आपके बिहार पुलिस में कि 2024 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किनको मिला है। और अभी जो 25 में मिला है किनको मिला है? तो 25 में दोस्तों आपको कन्नड़ जो लेखिका है बानू मुस्तैक को दोस्तों मिला है। बुकर अलग है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार अलग है। उसके बाद ये याद रखिएगा, संसद रत्न पुरस्कार 2024 का दोस्तों कुलदीप राय शर्मा को मिला है, जो कांग्रेस के दोस्तों नेता हैं। सुभाष चंद्र आपदा प्रबंधन 2024 का दोस्तों जो मिला है, संस्थागत श्रेणी में बोलेंगे तो 60 पैराशूट फील्ड ऑफ हॉस्पिटल जो उत्तर प्रदेश का, तो उसको मिला है। और व्यक्तिगत श्रेणी में दोस्तों नहीं मिला है। वहीं बात करेंगे हम 2025 का दोस्तों, तो संस्थागत श्रेणी में बोलेंगे तो भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को मिला है, लेकिन व्यक्तिगत श्रेणी में इसकी अभी तक दोस्तों नहीं मिला है। आगे है कि 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 दोस्तों सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य जो है उड़ीसा है दोस्तों। उसके बाद अभी तक इसका नया रिपोर्ट नहीं आया है। और सबसे शहरी स्थानीय निकाय सूरत है दोस्तों। और सर्वश्रेष्ठ ग्राम की बात करेंगे पंचायत में तो पुल्लम पारा जो केरल का दोस्तों गांव है। उसके अलावा दोस्तों हम लोग बात करते हैं, इधर भी थोड़ा देख लेते हैं 25 का, तो विश्व खाद्य पुरस्कार 2024 का 25 का दोस्तों मारिया अंगले हंगरिया का दोस्तों मिला है। दासनी सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड 2025 दोस्तों सर्वप्रिया सांगवान को मिला है। यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में तो अखबार ला प्रेस निकारागुआ का दोस्तों ये प्रेस है। विश्व कानून कांग्रेस सम्मान दोस्तों पहले भारतीय वकील भुवन रिभू को यह अवार्ड पुरस्कार मिला है। फ्रांसीसी सम्मान दोस्तों 2025 पायल कपाड़िया को मिला दोस्तों। उसके बाद लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 दोस्तों कुमार मंगलम बिरला को मिला है। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार 2025 डॉक्टर अच्युत सामंत को मिला है। वर्चोलो दलित साहित्य पुरस्कार 2025 दोस्तों पी शिवकामी को मिला है। आगे है
स्कॉच अवार्ड पुलिस एवं सुरक्षा श्रेणी में दोस्तों उत्तर प्रदेश को मिला है। और राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार 2025 दोस्तों राजेश उन्हीं को मिला है। और लास्ट है राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2025 आकर्ष श्राप को दोस्तों मिला है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2025 दोस्तों। आगे हम लोग आते हैं, थोड़ा बहुत और है। अब ये थोड़ा सा खेल का परिदृश्य को देख लेते हैं जिससे आपके एग्जाम में प्रश्न पूछता है। तो ओलंपिक पे तो प्रश्न अभी आया नहीं है, लेकिन आने की संभावना है दोस्तों। 33वां जो ओलंपिक हुआ है पेरिस में दोस्तों 2024 में, उसका आयोजन कहाँ हुआ था? पेरिस में दोस्तों हुआ था। शुभंकर इसका एशियन कैप याद रखिएगा। गेम्स वाइड ओपन दोस्तों इसका आदर्श वाक्य है। थीम दोस्तों क्या था इसका? लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट दोस्तों। कुल स्पर्धाएं इसमें 32 थे दोस्तों, मतलब कुल खेल 32 था। स्पर्धाएं दोस्तों इसमें कितने थे आपके? 329 कुल देश में 206 दोस्तों देशों ने भाग लिया था। भारत में दोस्तों कितने लोग गए थे? तो 117 लोग दोस्तों, 117 एथलीट्स गए थे, ये ध्यान दीजिएगा। 4 नए खेल को शामिल किया गया था, ब्रेकिंग स्पोर्ट, क्लाइंबिंग, स्केट बोर्डिंग और सर्फिंग दोस्तों। भारत के सेफ डे मिशन दोस्तों, मिशन के प्रमुख गगन नारंग थे। भारत ओलंपिक टीम के मुख्य प्रायोजक दोस्तों अंडानी समूह था। और सबसे युवा भारतीय रेफरी दोस्तों कविलन साई अशोक थे दोस्तों। ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित IOC द्वारा जो अभिनव बिंद्रा थे दोस्तों। सबसे उम्र दराज भारतीय एथलीट की बात करेंगे तो रोहन बोपन्ना थे दोस्तों, टेनिस के खिलाड़ी थे। सबसे कम उम्र के भारतीय एथलीट थे धीनिधि देसिंघु दोस्तों, तैराक थे ये। अगर उद्घाटन समारोह की बात करेंगे जो भारत ध्वजवाहक कौन थे? तो PV सिंधु और भरत कमल दोस्तों, याद रखिएगा। और वहीं बात करेंगे समापन समारोह में दोस्तों मनु भाकर और PR श्रीजेश दोस्तों क्या थे? दोनों का नाम याद रखिएगा। ये ध्वजवाहक थे समापन में उद्घाटन में दोस्तों। सर्वाधिक पदक किसने जीता था दोस्तों? तो लियोन मर्चेंट दोस्तों जो फ्रांस तैराकी है, इसमें 4 स्वर्ण 1 कांस्य जीता था दोस्तों। भारत के लिए पहला पदक मनु भाकर ने जीता था दोस्तों। हरियाणा में कांस्य पदक दोस्तों, हरियाणा के रहने वाले हैं, कांस्य पदक जीते थे जिन्होंने। विनेश फोगाट को दोस्तों किस स्पर्धा में आयोग घोषित कर दिया गया था? तो आपको पता है बहुत ही दोस्तों इसके लिए हंगामा हुआ था। महिलाओं की 50 किलोग्राम कुश्ती स्पर्धा में 100 ग्राम इनका वजन दोस्तों अधिक होने के कारण इनको बाहर कर दिया गया था। पेरिस ओलंपिक 2025 के बाद संन्यास की घोषणा की है रोहन बोपन्ना ने, टेनिस खिलाड़ी हैं। और PR श्रीजेश जो हॉकी के गोलकीपर थे, इनके बारे में बता दिए हम दोस्तों। पदक विजेता का नाम थोड़ा देख लीजिए कौन कौन जीते हैं। तो नीरज चोपड़ा दोस्तों रजत पदक जीते थे भाला फेंक में। मनु भाकर कांस्य पदक जीते थे 10 मीटर एयर राइफल में दोस्तों। मन्नू और सरबजोत सिंह दोस्तों ये कांस्य पदक। स्वप्निल कुसाले दोस्तों कांस्य पदक जीते थे। पुरुष हॉकी टीम कांस्य पदक स्पेन को हराकर दोस्तों। कप्तान थे हरमनप्रीत सिंह। अमन शेरावत कांस्य पदक जो जीते थे, ये भी कुश्ती में, ये ध्यान दीजिएगा। पदक तालिका के बारे में बात करेंगे तो भारत का 71वां नंबर था 6 पदक के साथ। इसमें गोल्ड एक भी नहीं था दोस्तों इस बार। और 5 आपके कांस्य थे, 1 आपका क्या था? रजत पदक था दोस्तों, इसको ध्यान दीजिएगा ये। और अमेरिका प्रथम स्थान पर था, चीन दोस्तों दूसरे स्थान पर था, इसको भी याद रखिएगा। आगे हम लोग बात करते हैं, पाकिस्तान हमसे दोस्तों ऊपर था क्योंकि वह गोल्ड जीता था दोस्तों आपका। वो आपके उनके एक भाला फेंक खिलाड़ी थे उन्होंने दोस्तों। आगे बात करते हैं 5वां खेलो इंडिया विंटर गेम दोस्तों 2025। इसका आयोजन कहाँ हुआ? लेह लद्दाख में दोस्तों एवं गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में 2 चरणों में दोस्तों हुआ है, ये ध्यान दीजिएगा। शुभंकर था CNC, इसको शान हिम तेंदुआ दोस्तों कहते हैं। कुल शामिल खेल कितने थे दोस्तों? इसमें 6 थे, कुल टीम 19 थे। प्रथम स्थान पर लद्दाख दोस्तों आया, द्वितीय स्थान पर तमिलनाडु और तीसरे स्थान पर भारतीय सेना दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। मतलब चरण 1 में प्रथम स्थान पर है, चरण बाय चरण दिया दोस्तों। 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 की बात करेंगे तो ये आयोजन उत्तराखंड में हुआ है। विंटर गेम था, वो थीम था इसका ग्रीन गेम्स। शुभंकर मौली। आदर्श वाक्य था संकल्प से शिखर तक। आधिकारिक प्रयोजन कंपनी का नाम याद रखिएगा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन था। पहली बार शामिल पारंपरिक खेल दोस्तों योगासन और मलखम्ब दोस्तों, ये खेल शामिल किया गया था इसमें। राजा भलिद्र सिंह ट्रॉफी सर्वाधिक स्वर्ण पदक विजेता को मिलता था, जो सर्विसेज को मिला है दोस्तों। प्रथम स्थान पर सर्विसेज को दोस्तों ये मिला है, आदमी का नाम नहीं है, एक बोलिए तो संस्था है या कोई। दूसरा स्थान पर दोस्तों मिला है किसको? आपको, और महाराष्ट्र को मिला है दूसरा स्थान। और बिहार का इसमें दोस्तों कौन सा स्थान पर था राष्ट्रीय खेल में? तो 29वां स्थान बिहार का था दोस्तों, ये भी ध्यान दीजिएगा। आगे बात करते हैं हम लोग खेलो इंडिया यूथ गेम जो आपके बिहार में ही हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। 5 शहरों में, बिहार के 5 शहरों में शुभंकर इसका नाम है गज सिंह। थीम सॉन्ग कौन था? खेल के रंग बिहार के संग दोस्तों। पहली बार शामिल खेल था सेपक टकरा दोस्तों। प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र आया था, दूसरा स्थान हरियाणा का था दोस्तों, और बिहार का था 15वां स्थान। कुल 36 पदक जीते थे, इसमें 7 स्वर्ण 11 रजत 18 दोस्तों कांस्य थे, तो भी याद रखना है आपको। फिर आपका है चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024 में दोस्तों हुआ था। आयोजन गुवाहाटी में दोस्तों असम में हुआ था। शुभंकर अष्टलक्ष्मी था दोस्तों बटरफ्लाई। इस मेजबान 7 पूर्वोत्तर राज्य जो आपके पूर्वोत्तर 7 सिस्टर दोस्तों, वहाँ पर सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट माइकल डिसूजा दोस्तों,
ये तो आपसे प्रथम स्थान याद रखिए, ये सब नहीं पूछेगा आपसे। प्रथम स्थान याद रखिएगा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी दोस्तों क्या था, प्रथम स्थान था। और इसमें नालंदा यूनिवर्सिटी जो हमारे बिहार का है वो तो दरभंगा ललित नारायण यूनिवर्सिटी दरभंगा का स्थान दोस्तों 115वां नंबर का था। इन्होंने कुल 1 पदक जीता था दोस्तों। अब जो ग्रैंड स्लैम दोस्तों होता है साल में 4, चारों का नाम याद रखना आपको, पूरा याद नहीं रखना है, बस पुरुष एकल। पहला होता है साल का पहला ग्रैंड स्लैम दोस्तों होता है आपका वो ऑस्ट्रेलियन ओपन दोस्तों होता वही है 2025। इसके दोस्तों विजेता है पुरुष एकल में जेनिक सिनर जो इटली के थे दोस्तों। महिला में दोस्तों आपके मेडिसन दोस्तों कीज याद रखिएगा जो यूएसए के हैं। पुरुष एकल में जेनिक सिनर और महिला एकल में दोस्तों मेडिसन कीज दोस्तों। वही बात करते हैं फ्रेंच ओपन 2024 का दिया, लेकिन ये हो चुका है। तो अगर आपसे पूछेगा कि फ्रेंच ओपन 2025 दोस्तों किसने जीता है 2025 का, तो कार्लोस अल्काराज। किसने जीता दोस्तों, कार्लोस अल्काराज दोस्तों जीते हैं, याद रखिएगा। और यहाँ पर जो कोको गफ महिला में क्या जीते हैं, कोको गफ, ये 25 का याद रखिएगा, ये न 24 नहीं क्या 25 फ्रेंच 2025 का दोस्तों जो हैं। तो अल्काराज तो जीते ही जीते हैं। महिला में बोलेगा तो गॉफ, कौन है, गॉफ दोस्तों जीत विजेता है, ये ध्यान दीजिएगा। और आपके हाल ही फिलहाल में दोस्तों अभी इसी महीने आपका विंबलडन ओपन भी हो गया है। इसमें जो विजेता है दोस्तों कौन है, 24 का नहीं 25 का याद रखिएगा। 25 में कौन जीते हैं, तो सिनर। कौन जीते हैं, जो आपके ऑस्ट्रेलियन ओपन जीते हैं दोस्तों वही जीते हैं सिनर। और महिला में दोस्तों ईगा स्वीटिक दोस्तों क्या किए हैं, जीते हैं ये आपके, ये भी ध्यान दीजिएगा। अमेरिकी ओपन दोस्तों अभी हुआ नहीं है, तो इसका हम डाटा भी नहीं बता रहे हैं। ये 4 जो ग्रैंड स्लैम होते हैं ऑस्ट्रेलियन फ्रेंच विंबलडन और यूएस ओपन दोस्तों, ये क्रम से ही होते हैं। इसे चारों को मिला जाएगा तो उसको मेजर कहा जाता है। महत्वपूर्ण टेनिस प्रतियोगिता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन दोस्तों आपका हार्ड कोर्ट पर होता है। जो फ्रेंच ओपन होता है दोस्तों आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन और मतलब शुरू का और लास्ट का जो हार्ड कोर्ट पर होता है। फ्रेंच ओपन अपना मिट्टी पर होता है, और जो आपका विंबलडन होता है तो घास के मैदान पर होता है दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा चारों को। आगे यहाँ पर क्या है, एक मिनट, T20 वर्ल्ड कप 2024 विजेता का नाम पता है आपको, भारत जीता था। और वो विजेता कौन था दोस्तों, आपका साउथ अफ्रीका था दोस्तों, याद रखिएगा। ब्रांड एम्बेसडर का नाम याद रख लीजिए। कहाँ पर हुआ था, यूएसए और वेस्ट इंडीज में हुआ था। ब्रांड एम्बेसडर उसैन बोल्ट, युवराज सिंह, क्रिस गेल और शाहिद अफरीदी, ये सभी थे दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। विजेता था भारत, 7 रन से जीता था दोस्तों। 17 साल बाद हमारा भारत जीता था। वो विजेता आपके कौन थे, दक्षिण अफ्रीका दोस्तों। यहाँ पर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने थे जसप्रीत बुमराह। मैन ऑफ द मैच फाइनल में विराट कोहली बने थे। सर्वाधिक रन जो बने थे दोस्तों आपके रहमानत गुरबाज दोस्तों, जो कहाँ के थे, ये अफगानिस्तान के खिलाड़ी दोस्तों। सर्वाधिक विकेट अर्शदीप सिंह ने दोस्तों लिया था भारत की तरफ से। अब आते हैं हम लोग 19वां जो एशियाई खेल जो हुआ दोस्तों आपका 2023 में, आयोजन इसका चीन में हुआ था, हांगझोउ में। शुभंकर इसका चेचन कांग था दोस्तों। प्रथम स्थान पर चीन था, जापान का दूसरा स्थान था, ये भी ध्यान दीजिएगा। महिला फीफा विश्व कप 2023 दोस्तों कहाँ हुआ था, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड मतलब ऑस्ट्रेलिया महादेश में दोस्तों हुआ था। तनुजी दोस्तों क्या था इसका, आपका शुभंकर था। विजेता आपके स्पेन और इंग्लैंड दोस्तों क्या था, इसका विजेता था महिला फीफा विश्व कप 2023 का दोस्तों। तीसरा महिला प्रीमियर लीग 2025 में हुआ था। इसमें कौन जीता था, मुंबई इंडियंस। किसको हराकर, दिल्ली कैपिटल को। दिल्ली कैपिटल दोस्तों हमेशा फाइनल में जा रही है, लेकिन जीत दोस्तों नहीं पा रही है, ये ध्यान दीजिएगा। मुंबई महिला का। पुरुष का बोलेगा तो बेंगलुरु तो पहली बार जीता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए है कौन कौन से खेल का आयोजन कहाँ कहाँ होना है, उसको थोड़ा देख लीजिए। तो 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, 33वां तो हो गया, 34वां कहाँ होगा, 2028 में होगा लॉस एंजल्स अमेरिका में। 35वां कहाँ होगा, तो ऑस्ट्रेलिया में। 2032 में ये आपका ब्रिस्बेन। 2036 में भारत में दोस्तों प्रस्तावित है, कहा गया कि भारत में 2036 ओलंपिक होगा, ये है 36वां आपका। 25वां शीतकालीन ओलंपिक कहाँ होने वाला है दोस्तों, तो इटली में मिलान और कोर्टिना है वहाँ पर 2026 में। 26वां शीतकालीन ओलंपिक बोलेगा दोस्तों, इसका स्थान तो निर्धारित नहीं है, लेकिन देश है फ्रांस में होने वाला है 2030 में दोस्तों। 27वां बोलेगा ओलंपिक तो सॉल्ट लेक सिटी यूएसए में दोस्तों होने वाला 34 में आपका। फिर उसके बाद 4th शीतकालीन युवा ओलंपिक दोस्तों दक्षिण कोरिया में होने वाला है, ये दोस्तों होने वाला क्या हो गया है। फिर 4था ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक दोस्तों आपका 26 में होने वाला है, डगार सेनेगल में दोस्तों 2026 में होने वाला। 38वां राष्ट्रीय खेल दोस्तों आपका उत्तराखंड में दोस्तों, ये हो चुका है, ये बता दी, इसका आंकड़ा ही बता दिया आपको। 20वां एशियाई खेल दोस्तों आईची और नगोया में जापान में होने वाला 2026 में। 21वां एशियाई खेल आपका दोहा कतर में होगा दोस्तों 30 में। और 22वां एशियाई खेल होगा रियाद में सऊदी अरब दोस्तों 2034 में होगा। 23वां राष्ट्रमंडल खेल दोस्तों ग्लासगो स्कॉटलैंड में 26 में होने वाला है। 23वां फीफा विश्व कप फुटबॉल का दोस्तों होता है विश्व कप, ये अमेरिकी महादेश में होगा, जो उत्तरी अमेरिका वहाँ पर अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा में दोस्तों होने वाला है 26 में होने वाला है।
24वां फीफा बोलेगा विश्व कप, ये आपका मोरक्को, पुर्तगाल, स्पेन ने दोस्तों, उरुग्वे, अर्जेंटीना, पराग्वे, मतलब कि यूरोप में दोस्तों होने वाला है, याद रखिए। 25वां का फीफा फुटबॉल बोलेगा साउदी अरब में होने वाला है। 34 में दोस्तों, तो ये थोड़ा देख लीजिएगा, याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए जरूरी है दोस्तों। फीफा महिला विश्व कप बोलेगा तो ब्राजील में दोस्तों होने वाला है कप 2027 में। फीफा महिला विश्व कप बोलेगा 31 वाला अमेरिका में होगा और 35 वाला तो यूनाइटेड किंगडम में होगा। उसके बाद आपका ये फीफा क्लब विश्व कप दोस्तों यूएसए में होने वाला है 25 में ही, 2025 में। फीफा अंडर 20 दोस्तों पुरुष विश्व कप आपका चिली में होने वाला है 25 में। फीफा अंडर 20 महिला विश्व कप दोस्तों होने वाला है आपका कोलंबिया में 24 में, ये हो चुका है दोस्तों। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि AFC महिला एशिया कप दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है और AFC महिला ये आपका 26 में, 29 में उज्बेकिस्तान में होने वाला है। 14वां क्रिकेट विश्व कप दोस्तों आपका दक्षिण अफ्रीका 27 में जो होने वाला है आपका विश्व कप 50 ओवर वाला, दक्षिण अफ्रीका जिम्बाब्वे नामीबिया में होगा आपका। उसके बाद आपका 31 में दोस्तों भारत बांग्लादेश में होने वाला है 15वां विश्व कप। ICC महिला क्रिकेट विश्व कप की अगर हम बात कर ले तो ये भारत में 25 में होगा इसी साल आपका। 10वां ICC चैंपियन ट्रॉफी दोस्तों पाकिस्तान में जो संपन्न हो चुका है, जिसका विजेता भारत था। 11वां ICC चैंपियन ट्रॉफी दोस्तों आपका भारत में होने वाला 29 में। 10वां ICC पुरुष T20 विश्व कप दोस्तों भारत श्रीलंका में 26 में अगले साल होने वाला है दोस्तों। 11वां ICC पुरुष T20 जो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में 28 में होने वाला है दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। 12वां आपका इंग्लैंड वेल्स आयरलैंड में होने वाला है, ये 23 में दोस्तों होगा। 10वां महिला ICC T20 विश्व कप इंग्लैंड में होगा 26 में अगले साल। 11वां ICC महिला T20 विश्व कप पाकिस्तान में होगा 2028 में। और अंडर 90 महिला विश्व कप महिला T20 वर्ल्ड कप दोस्तों आपका मलेशिया थाईलैंड में होगा 25 में। और 16वां पुरुष हॉकी विश्व कप दोस्तों बेल्जियम नीदरलैंड में होगा 2026 में, इसको भी ध्यान दीजिएगा। आगे हम लोग बात करते हैं पैरालंपिक के बारे में, तो हम लोग बात कर चुके, तो ध्यान नहीं, 24 का तो आंकड़ा याद नहीं रखिएगा, 25 का भी नहीं आया है। कुछ शुभंकर का नाम याद रख लीजिएगा, कौन कौन सा खेल है, कौन कौन शुभंकर है, तो देख लीजिए। पहला खेलो इंडिया 20 गेम 2025 में दोस्तों हुआ, द्वीप में हुआ है, इसका शुभंकर पर्ल है, एक डॉल्फिन का नाम है दोस्तों। खेलो इंडिया यूथ गेम का 2025 में संपन्न हुआ बिहार में, गज सिंह इसका शुभंकर है। खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 में नई दिल्ली में हुआ, तो उज्ज्वला इसका शुभंकर है। 38वां राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में मौली इसका शुभंकर है। 5वां खेलो विंटर गेम दोस्तों आपका लद्दाख जम्मू कश्मीर में हिम तेंदुआ इसका शुभंकर है। खो खो वर्ल्ड कप 2025 नई दिल्ली में दोस्तों हुआ, भारत में ही, तेजस और तारा दोस्तों क्या है आपका, इसका शुभंकर है। उसके बाद 8वां महिला एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2024 दोस्तों राजगीर में, गुड़िया इसका शुभंकर है। 9वां एशियाई शीतकालीन खेल 2025 दोस्तों चीन में हुआ है, ये विलविन और नीनी दोस्तों इसका शुभंकर है। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में जो संपन्न हुआ है, फ्रिजियन कैप दोस्तों हम लोग देखें अभी। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024 गुवाहाटी में जो संपन्न हुआ, अष्टलक्ष्मी इसका आपका शुभंकर है। 15वां हॉकी विश्व कप 2023 में जो संपन्न हुआ था उड़ीसा में, ओली कछुआ जो है दोस्तों इसका शुभंकर है। महिला विश्व कप मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 दोस्तों, इसमें शुभंकर वीरा जो चीता का नाम है दोस्तों। फीफा महिला विश्व कप 2023 जो इसका विजेता कौन था, तो स्पेन। ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड दोस्तों में हुआ था, तनुजी इसका शुभंकर है। और 19वां एशियाई खेल 2023 में दोस्तों हुआ चेचन कांगंग जो आपका चीन में दोस्तों हुआ है, ये उसका शुभंकर है। कुछ हमारे भारत के स्टेडियम है, उसको थोड़ा देख लीजिए। अरुण जेटली का नाम सुनोगा, दिल्ली में नई स्टेडियम है आपका वानखेड़ा। मुंबई मुथैया अन्नामलाई चिदम्बरम स्टेडियम दोस्तों चेन्नई में है। ईडन गार्डन कोलकाता में। नरेंद्र मोदी स्टेडियम आपका अहमदाबाद। राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है, हैदराबाद में है। MC इंटरनेशनल स्टेडियम आपका पुणे में। चिन्ना स्वामी बेंगलुरु याद है आपको। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन धर्मशाला दोस्तों। और भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम दोस्तों लखनऊ में है, इकाना स्टेडियम, ये ध्यान दीजिएगा। आगे थोड़ा देख लेते हैं, थोड़ा सा और है, बस 10 मिनट का और क्लास है। ये दिवस दोस्तों आपके एग्जाम में हमेशा पूछ रहा है, तो इसको थोड़ा देख लीजिए। 4 जनवरी को हम लोग मनाते हैं विश्व ब्रेल दिवस। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, गांधी जी का आने की खुशी में। अस्थायी तौर पर 1915 में लौट करके आते हैं, 2015 से मनाना शुरू हुआ दोस्तों। 10 जनवरी को हम लोग विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं दोस्तों। 12 जनवरी को हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस, और 15 जनवरी को दोस्तों थल सेना दिवस दोस्तों मनाते हैं, भारतीय सेना दिवस। 23 जनवरी को दोस्तों हम लोग पराक्रम दिवस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस के रूप में दोस्तों। राष्ट्रीय बालिका दिवस आपका हो गया 24 जनवरी को दोस्तों। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को ही आपका स्थापित हुआ था निर्वाचन आयोग का। 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी को दोस्तों गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत इस दिन क्या हुआ, संविधान दोस्तों लागू हुआ था भारत का। 30 जनवरी को गांधी जी की मृत्यु थी, इसलिए हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। और इसको विश्व कुष्ठ दिवस भी मनाते हैं दोस्तों। फरवरी में कौन कौन सा दिवस मनाते हैं, तो 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस,
11 फरवरी को समर्पण दिवस, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म दिवस के रूप में। उसके बाद वैलेंटाइन डे 14 फरवरी को शहीद दिवस दोस्तों बिहार सरकार द्वारा मनाया जाता है। 15 फरवरी को विश्व मातृभाषा दिवस दोस्तों, 21 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस दोस्तों 28 फरवरी को मनाया जाता है। मार्च में कौन कौन सा दिवस है, तो विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, विश्व उपभोक्ता दिवस अधिकार दिवस 15 मार्च, प्रेरणा दिवस पुनीत राजकुमार की जयंती दोस्तों होती है, ये आपका 17 मार्च, विश्व जल दिवस आपका दोस्तों 22 मार्च, और उसके बाद आपका होता है 24 मार्च को विश्व क्षय दिवस, जिसको तपेदिक डे या टीबी डे बोलते हैं दोस्तों। आगे हम लोग आते हैं अप्रैल में हम लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं 7 अप्रैल को, अम्बेडकर जयंती, विश्व समानता दिवस 14 अप्रैल, विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल और विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को दोस्तों मनाते हैं। मई में बात करेंगे तो मजदूर दिवस दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस दोस्तों मनाते हैं 1 मई को, अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को दोस्तों मनाया जाता है। उसके बाद आइए हम लोग इधर आते हैं, रेड क्रॉस दिवस दोस्तों मनाते हैं हम लोग 8 मई को, विश्व फुटबॉल दिवस दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मनाया गया है 25 मई को, स्वतंत्रता वीर गौरव दिवस दोस्तों ये मनाया जाता है महाराष्ट्र सरकार द्वारा 28 मई को, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को दोस्तों मनाया जाता है हर साल। जून की अगर हम बात कर ले तो पहला जो होता है जून में वो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को, विश्व बाल श्रम दिवस दोस्तों 12 जून को, विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को, विश्व शरणार्थी दिवस आपका 20 जून, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस दोस्तों आपका 21 जून, संविधान हत्या दिवस 25 जून को मनाया जाता है और राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस दोस्तों पीसी महालनोबिस का जन्मदिन होता है दोस्तों 29 जून को मनाया जाता है। जुलाई के बारे में बात करेंगे तो जीएसटी दिवस और डॉक्टर डे दोस्तों 1 जुलाई को मनाते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस दोस्तों मनाते हैं 11 जुलाई को, अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस दोस्तों यूसुफ मलाला डे 12 जुलाई को मनाते हैं, कारगिल विजय दोस्तों 26 जुलाई को, विश्व हेपेटाइटिस दिवस दोस्तों 28 और अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस टाइगर डे दोस्तों 29 जुलाई को मनाया जाता है। अगस्त के बारे में बात कर लेंगे तो हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त को, भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को, नीरज चोपड़ा जो आपके हुआ था कौन सा ओलंपिक हुआ था, रियो के बाद आपके हाँ टोक्यो ओलंपिक हुआ था, उसमें जो तो जीते थे ये आपके स्वर्ण पदक जो है उसमें इसके लिए 7 अगस्त का ही दिन था, इसीलिए 7 अगस्त को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस आपका हो गया 12 अगस्त, विभाजन विभेदिका दिवस 14 अगस्त को दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस दोस्तों आपका होता है 15 अगस्त को, सद्भावना दिवस राजीव गांधी का दोस्तों जन्मतिथि 20 अगस्त, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस दोस्तों आपका 23 अगस्त, राष्ट्रीय खेल दिवस दोस्तों आपका मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन का उत्सव मनाया जाता है 29 अगस्त को। सितंबर में कौन कौन सा दिवस है तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस दोस्तों 5 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर, महाकवि दिवस सुब्रमण्यम भारती के जन्म दिवस के रूप में 11 सितंबर, हिंदी दिवस 14 सितंबर, आयुर्वेद दिवस आपका 23 सितंबर और 27 सितंबर को दोस्तों विश्व पर्यटन दिवस दोस्तों लोग मनाते हैं। थोड़ा सा इधर देख लेते हैं। सितंबर के बाद अक्टूबर अहिंसा दिवस, इसी को बोलते हैं गांधी जयंती दोस्तों हम लोग 2 अक्टूबर, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस दोस्तों 5 अक्टूबर, नीलगिरी तहर दिवस दोस्तों तमिलनाडु में पाया जाता है 7 अक्टूबर, भारतीय वायुसेना दिवस दोस्तों हम लोग मनाते हैं 8 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को, विश्व छात्र दिवस एपीजे अब्दुल कलाम के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं 15 अक्टूबर को, विश्व सांख्यिकी दिवस दोस्तों 20 अक्टूबर, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना दिवस दोस्तों 24 अक्टूबर को, राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं दोस्तों हम लोग 31 अक्टूबर को, इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि दोस्तों मनाते हैं हम लोग 31 अक्टूबर को। उसका नवंबर को देख लेते हैं दोस्तों, नवंबर में दोस्तों हम लोग मनाते हैं विश्व शाकाहारी दिवस दोस्तों मनाते हैं हम लोग, कब मनाते हैं तो 1 नवंबर को, अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर दिवस मनाते हैं 3 नवंबर को, विश्व विज्ञान दिवस दोस्तों 10 नवंबर, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस दोस्तों मनाते हैं हम लोग 11 नवंबर को मनाते हैं, पक्षी राष्ट्रीय दिवस दोस्तों मनाते हैं 12 नवंबर को, बाल दिवस इसी दिन मनाते हैं हम लोग क्या, विश्व मधुमेह दिवस दोस्तों 14 नवंबर को, जनजातीय गौरव दिवस बिरसा मुंडा की जन्म तिथि के रूप में मनाते हैं दोस्तों 15 नवंबर को, शहादत दिवस मनाते हैं दोस्तों हम लोग, तेग बहादुर का दोस्तों इस समय क्या हुआ था, शहादत हुआ था 24 नवंबर को, नो नॉनवेज डे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मनाया जाता है 25 नवंबर को दोस्तों, राष्ट्रीय विधि दिवस दोस्तों मनाया संविधान दिवस इसी को हम लोग बोलते हैं 26 नवंबर को। आगे हम लोग आते हैं विश्व एड्स दिवस दोस्तों 1 दिसंबर, कंप्यूटर साक्षरता दिवस दोस्तों 2 दिसंबर, भारतीय नौसेना दिवस दोस्तों 4 दिसंबर, विश्व मृदा दिवस आपका 5 दिसंबर, मैत्री दिवस भारत बांग्लादेश के बीच में दोस्तों 6 दिसंबर, झंडा दिवस 7 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाते हैं, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण या विश्व ऊर्जा दिवस दोस्तों मनाते हैं 14 दिसंबर को, राष्ट्रीय गणित दिवस श्री रामानुजन का दोस्तों जन्मदिन होता है उसी दिन मनाते हैं हम लोग 22 दिसंबर को, किसान दिवस चौधरी चरण सिंह जी का जन्मदिन होता है, किसान दिवस को मनाया जाता है 23 दिसंबर को,
राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर को। सुशासन दिवस दोस्तों आपका क्रिसमस डे या को बोलते हैं 25 दिसंबर। विश्व बाल दिवस दोस्तों आपका वीर बाल दिवस दोस्तों वीर सावरकर का जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है 26 दिसंबर को दोस्तों। इस तरह से हम लोग इसको देख लिए। अब हमारा दोस्तों यहीं तक था। बाकी दोस्तों क्लास अच्छे से अगर कोई समझने में दिक्कत आई होगी तो हमें कमेंट करके बताइएगा। और ये करंट अफेयर का दोस्तों अंतिम क्लास था, सोचिए कि जो बचा कुछ है उसको हम पढ़ा देते हैं ताकि आपका कुछ इससे कुछ हेल्प हो जाए। जो 2-4-5 नंबर का दोस्तों आ रहा है उसको देख लीजिएगा, 2-4-5 नंबर दोस्तों बना लीजिएगा। बाकी दोस्तों तैयारी अच्छे से कीजिएगा। एग्जाम में दोस्तों एग्जामिनेशन हॉल में पैनिक नहीं हो, घबराइएगा नहीं, आत्मविश्वास बनाए रखिएगा दोस्तों। और स्कोर दोस्तों उससे आपका 2-4 नंबर जो गलत होना रहता है दोस्तों उससे क्या होता है आपका आत्मविश्वास बने रहने के कारण एग्जामिनेशन हॉल में वो दोस्तों सही हो जाता है। नहीं तो फिर घर पर आकर के लगता है कि ये तो आसान क्वेश्चन था हमसे गलत हो गया, तो वो आत्मविश्वास को दोस्तों कम हो जाता है, उसी कारण दोस्तों होता है। बाकी मन लगा के पढ़िएगा, अच्छे से एग्जाम दीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।